उनके देहांत से 15 दिन पहले जंतर मंतर पे रामदेव जी ने अरविंद केजरीवाल को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार पब्लिक के सामने। उसमें राजीव भाई को भी कहा गया था कि आप आइए, आने से मना कर दिया उन्होंने कि मैं इस व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। यदि ये दोनों एक मंच पे होते, कोई केजरीवाल को ऊपर उठना मुमकिन ही नहीं था। बताया गया कि बाबा रामदेव जी ने मना कर दिया कि राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम ना किया जाए। तो उनकी मृत्यु से रिलेटेड जो है बहुत लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की है। सरकार ने 2019 में भी बड़ा एक गेम खेला कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु की जांच के लिए सीबीआई टीम कुछ ऐसे गठित किया गया। तो ये चुनाव से ठीक पहले फैलाया गया। किस लिए? जो राजीव दीक्षित को मानने वाले जो करोड़ों सुनने वाले हैं उनको, वो भी कहीं ना कहीं ये सरकार उनके लिए कुछ करेगी और हमको वोट दे देगी। आपके पास उनके लैपटॉप का, ईमेल का एक्सेस था? आपको कुछ, जिस लाइब्रेरी में वो सोते थे राजीव भाई, जो लैपटॉप वो यूज करते थे, वो लैपटॉप मैंने यूज किया, उसमें एडिटिंग जो सारी करता था। शायद 6 महीने से उनको लगना शुरू हो गया था कुछ गड़बड़ होगा। कईयों को फोन करके बोला उन्होंने मेरे जाने के बाद मेरे विचारों का प्रचार करना। तो उस समय इंटरनेट भी नहीं था, तो कैसे इतने लोगों तक वो पहुंचे? मैं यदि 97 kg का था और मैं यदि उनके बातों को सुनकर ठीक नहीं हुआ होता तो हो सकता है मैं भी प्रभावित इतना नहीं होता। और यही पैटर्न पूरे देश में हर व्यक्ति के साथ रहा। राजीव दीक्षित जी बहुत योग्य थे। हो सकता है कि उनके भाई में उतनी योग्यता ना हो, लेकिन बाबा रामदेव जी में तो उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? इसके बाद मुझे बहुत कुछ झेलना है, मुझे पता है, ये बोलूंगा मैं बात। उनके नाम से चिढ़ते हैं वो। क्या पता था राजीव दीक्षित को के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो डायबिटीज का पेशेंट था, वो तो वीडियो भी है उनके। वो IIT से थे या नहीं थे? तो आपने कभी इन्वेस्टिगेशन किया, आपको क्या मिला? IIT उन्होंने वीरेन जी नमस्ते। नमस्ते विशाल भाई। आपका हमारे हाइपरक्वेस्ट पॉडकास्ट पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया है हमारी टीम को ये ईमेल ना प्राप्त हो कि राजीव दीक्षित जी पर कुछ वीडियो करिए जी। इन डेप्थ आप उनके विषय में बताइए, उनका जीवन कैसा रहा, जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ रहे थे क्या वो सही था जी। और राजीव दीक्षित जी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, वो आप उनको उससे अलग नहीं कर सकते जी। बहुत से लोग हैं जो इस पर वीडियोस बनाते हैं कि वो स्यूडो साइंस फैलाते थे, बहुत से लोग हैं जो ये मानते थे कि वही स्वदेशी के, एक वर्तमान में स्वदेशी के वही प्रणेता की तरह देखते हैं, और बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। मेरे मन में भी बहुत इंटरेस्ट है उनको लेकर, क्योंकि उनके भाषण ही इतने ओजस्वी होते हैं और आजकल रील्स में आ जाते हैं या फिर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे और आपके मन में ये हो जाएगा कि राजीव दीक्षित जी का विषय जाना जाए, उनके विषय में चर्चा की जाए। आप उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जाने के बाद कई वर्ष तक आप जुड़े भी रहे, उसके बाद अभी आप इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से उनके कार्यों को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं कि आप क्यों छोड़ दिए, क्या चीज है ऐसी। तो मतलब हर जगह हमको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ ना कुछ सीक्रेटिव दिख रहा है। तो सबसे पहले पॉडकास्ट हम प्रारंभ करें उससे पहले तो यही जानना चाहेंगे और दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि राजीव दीक्षित जी कौन है, कहाँ से आते हैं और उनको क्या प्रेरणा मिलती है कि जो वो स्वदेशी के लिए, आयुर्वेद के लिए या देश प्रथम की भावना लेकर आते हैं। क्योंकि पहले तो था कि चलो स्वतंत्रता संग्राम था तो उस समय लोग देश के लिए बात कर रहे थे, लेकिन 90s में, अर्ली 21st सेंचुरी में ये बातें क्यों उठने लगी, तो इस पर आप बताइए। विशाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया राजीव भाई को आपके मंच पे लाने का। और मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में राजीव भाई जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है और करके चले गए हैं, आज लगभग 2010 में उनका देहांत हुआ, 15 वर्ष हो गए हैं, और अभी भी बहुत सारे नए नए युवा जब उनको सुनते हैं तो उनके पास केवल उनके जो 15 वर्ष पुराने जो व्याख्यान है, उससे पहले के व्याख्यान है, उनको अलावा कोई प्रत्यक्ष पूछने के लिए नहीं है कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कह दी, क्योंकि राजीव भाई की बात सुनने के बाद वो इतना आपके अंदर उस विचार को अंदर तक पहुंचा देते थे आपके, कि आप तुरंत बस उनको सुनकर उठे और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इतना जो आपने कहा ओजस्वी उनकी वाणी थी। तो राजीव भाई का जो, मैं पहले बता दूं कि मैं राजीव भाई के साथ कभी रहा नहीं। उनके 2010 नवंबर में जो उनका देहांत हुआ, उसके लगभग 9 महीने बाद, मतलब अगस्त 2011 में उनको पहली बार सुनने का अवसर मिला। उस समय एक ध्रुव साहनी करके एक व्यक्ति हुआ करता था जो उनका बहुत अद्भुत फैन था। कुछ वो छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के, जो आज हम शॉर्ट्स कहते हैं, उस समय तो बस छोटे छोटे वीडियोस वो सर्कुलेट किया करता था।
ध्रुव साहनी। ध्रुव साहनी के नाम का व्यक्ति, वो कभी किसी के सामने, उसे पता भी नहीं, वो एक काइंड ऑफ घोस्ट वो है जिसे जो आज तक कभी किसी कार्यक्रम में दिखा नहीं, कभी बस उस नाम से वो किया करता था। तो हमसे भी पहले जब ये सब जो आज फेसबुक रील्स वगैरह हम देख रहे हैं, वो उस टाइम का वो एक्सपर्ट है उस समय का। तो मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने हम जैसे व्यक्तियों को, अब कॉर्पोरेट का ऑफिस में बैठे बैठे एक फेसबुक पे एक वीडियो आता है राजीव भाई का, और उनकी ओजस्वी वाणी एकदम जैसे आपने कहा अट्रैक्ट कर लेती थी। तो हम जैसे व्यक्ति जिनके अंदर शायद थोड़ी बहुत कुछ पिछले जन्म का कुछ बाहर देश के लिए करने की एक भावना थी, तो जब सुनना शुरू किया तो वो सब उत्तर मिलने शुरू हुए जो हम ढूंढते थे, हम जैसे युवा ढूंढते थे। उस समय मेरी आयु शायद 27-28 वर्ष रही होगी। तो वो उत्तर जब मिलने शुरू हुए, हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और उत्तर मिल रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट किया। फिर हम 1 महीने बाद ही हम सेवाग्राम पहुंच गए। सेवाग्राम कौन सा स्थान है जहाँ पर राजीव भाई ने यूपी का उनकी पैदाइश थी, यूपी में अतरौली अलीगढ़ के पास में होता है, वहाँ से वो इस कार्यक्रम के लिए सेवाग्राम चले गए जहाँ पर महात्मा गांधी की कुटिया थी, वहाँ पर वो रहा करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर लिया और फिर वही उनका कर्मस्थल बन गया और देहांत तक वो वहीं रहे। उनका पूरी व्यवस्था, साहित्य वगैरह सब कुछ जो था, एक केंद्र था उनका वहाँ, जो अभी भी है। तो उसमें उन्होंने जो काम करना शुरू किया, तो फिर उनका जब शरीर पूरा हो गया, क्योंकि उनका पूरा जो विचार था वो अपने परिवार के साथ प्रेम में, मोह में नहीं थे। वो अपने पिताजी माताजी को बोलते हैं, मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2012 में। अच्छा। उनके पिता, क्योंकि उनके परिवार के साथ में 4 साल रहा, तो वो कहते थे कि राजीव हमें, उनके पिताजी बोलते हैं कि राजीव हमें कहा करता था कि मुझे मोह नहीं है आपसे, मुझे प्रेम है आप लोगों से। लेकिन वो कहा करता था कि मुझे प्रेम है आपसे, लगाव नहीं है। जी जी, सही बात, बहुत बड़ा फर्क है। परिवार की वजह से प्रेम तो करता हूँ मैं, लेकिन लगाव नहीं है मुझे आपसे, ये खुद कहा करता था। ये प्रेम है तो इस प्रेम को ही बनाए रखो, गहरा अर्थ है, इसी में संतोष है हमको, ये कहा करता था। तो मैं मोह के वजह से आपसे साथ नहीं रहूंगा, मैं कार्यक्रम देश का ही करूंगा, कार्य जो करना है। तो इस भाव के राजीव भाव त्यागी व्यक्ति थे वो। तो वो निकल पड़े और चले गए। तो हम जब उनके जाने के बाद जब उनकी अर्थी देखी, उनका मृत्यु देखा, तो हम जैसे लोग जो भावनात्मक रूप से थोड़े से प्रेरित रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आए। देखा कि जो कोई व्यक्ति काम करते करते जीवन के चला गया। फिर कंट्रोवर्सीज हुई कि पता नहीं जहर दिया, कैसे नेचुरल मृत्यु हुई, क्योंकि ऑफिशियली तो नेचुरल घोषित किया गया, क्योंकि उनका डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसमें तो हार्ट अटैक लिखा गया वो पूरा का पूरा। फिर और कहानियाँ पता लगती गई। तो ये सब जानने के लिए और जीवन में जो देश के लिए कुछ करने की भावना थी, वो करने के लिए सेवाग्राम हम लोग पहुँचे। यहाँ से उनके जाने के बाद जो मुख्य रूप से काम है, क्योंकि उससे पहले का सब काम ज़्यादातर लोगों को पता है, जो व्याख्यान के जरिए ही हमें पता चलता है। फिर ये जानने के लिए कि उनके साथ रहे हुए लोगों का क्या अनुभव रहा उनके साथ। तो धीरे धीरे जब हम पहुँचने लगे, 1 महीने बाद हम सेवाग्राम पहुँचे। वहाँ पे उनके भाई ने एक व्याख्यान शिविर का आयोजित किया हुआ था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर देखा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। जो राजीव भाई के साथ रहे हुए लोग थे, जीवनदानी थे, वो सब अलग अलग अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर लोगों को वहाँ से भगाने का काम, कि किसी को रुकने नहीं देना वहाँ पर। किसी को, कोई नया व्यक्ति आता तो वहाँ कुकर में खाना बन रहा है। तो राजीव भाई की सीडी जो, यदि आपने भी सुनी होगी, 2007 में जो चेन्नई में व्याख्यान हुआ उनका, हमें लगता है कि जो 2007 में जो चेन्नई में उन्होंने 8 दिन का पहली बार स्वास्थ्य के ऊपर व्याख्यान, अभी तक राजीव दीक्षित को लोग जाना करते थे कि वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं, वो पेप्सी कोको कोला के खिलाफ बोलते हैं, उनके प्रति जागृति फैलाते हैं। लेकिन पहली बार राजीव दीक्षित स्वास्थ्य के विषय पे बात कर रहे हैं, ये 2007 चेन्नई में हुआ। और उसमें जो उन्होंने व्याख्यान दिया, वो मुझे लगता है कि एक बेंचमार्क वो व्याख्यान था उनका, जिसके बाद लोगों को पता चला कि वास्तविकता में आयुर्वेद क्या होता है। और मैं ये मानता हूँ कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं राजीव दीक्षित के उस पर कि उन्होंने डिग्री नहीं थी उनके पास, आईआईटी की ये था वो, कंट्रोवर्सी से जो आपने कहा कंट्रोवर्सी है। तो ये जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, मैं उनसे हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ एक बार कि आपको राजीव दीक्षित आईआईटी पास आउट ही क्यों चाहिए? क्योंकि राजीव दीक्षित से पहले, राजीव भाई से पहले बहुत आयुर्वेद के ज्ञाता आए, बहुत बड़े बड़े वैद्य आए। उन्होंने कभी भी आयुर्वेद, हम जैसे लोगों को जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य, मतलब 100 किलो हमारा वजन था, मेरा वजन 100 किलो के लगभग था, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन योग का होता नहीं है, व्यायाम करने में आलस आता है, तो हम कैसे सुधारें अपने आप को? मन है सुधारने का,
तो राजीव दीक्षित जी ने कहा भोजन और पानी सुधार के आप काम कीजिए, वात पित्त कफ के विषय में उन्होंने बताया। तो इतनी सरल भाषा में आपके अंदर वो बात उतार देना, आयुर्वेद को उतार देना और भारतीयता की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो नास्तिक था, बहुत भगवान को मानने वाला नहीं था, इन विचारों को नहीं मानता था, 10 दिन बाद ही वो हांडी ढूंढ रहा है दिल्ली में कि हांडी कहाँ मिलेगी। घर में से कुकर हटाकर हांडी का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा दे रहा अपनी पत्नी को, अपनी माँ को। तो ये जो बदलाव है ये कोई और नहीं कर पाया। तो मैं कहता हूँ राजीव दीक्षित अंगूठा टेक भी होते, हम तब भी उनको सुनते। तो ये जो डिग्री का एक मानक हम लोग बना देते हैं, जिसके ऊपर राजीव भाई ने भी कहा कि मुझे लगता है कि राजीव भाई ने कई जगह कहा, कई लोग ये भी कहेंगे कि वो कहते थे मैं IIT से पास आउट हुआ, क्योंकि आप सुनना वो चाहते थे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप IIT पास आउट का ठप्पा ला के जाते हैं तो लोग ज़्यादा सीरियसली सुनते हैं आपको, आपकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। मैं भी कहीं व्याख्यान देने जाता हूँ तो इसमें आपका क्या टेक है? मतलब अगर ये राजीव जी ने बोला है कहीं पर, या कोई वीडियो दिखाता है और इस पर मंथन करता है या इस पर पीछे इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो IIT से थे या नहीं थे, तो आपने कभी इन्वेस्टिगेशन किया? आपको क्या मिला? IIT उन्होंने ड्रॉप आउट किया था। बीटेक तो पूरा किया उसने। हाँ, बीटेक की डिग्री है उसकी। हाँ, तो छोड़ कहाँ से दिया? तो बीटेक एमटेक छोड़ा था। एमटेक, हाँ एमटेक 1 साल करके छोड़ दिया था। अच्छा, तो इसलिए IIT पास आउट नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो लोग, क्योंकि मैं भी कहीं जैसे जाता हूँ, सबसे पहले पूछेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मुझे लगता है कि उससे परे होकर लोग सोच नहीं पाते, फिर आपके साथ व्यवहार उस हिसाब से करते हैं। तो राजीव भाई ने कहा कि मैं मुख्य विषय जब बोलने लगूंगा तो मेरी डिग्री से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो उनके साथ रहे लोग उन्होंने बताया, क्योंकि 10-15 लोगों की टीम साथ चलती थी उनके, तो हर तरह के उनके जो सामान उठाने वाले लोग भी, जो साथ बुद्धिजीवी लोग थे, उन सबसे जब बात की तो यही समझ में आया कि लोगों को जो चाहिए था वो पहले उन तक पहुंचकर फिर अपनी बात कह लेंगे, तब तो लोग कन्विंस हो ही जाएंगे। तो वो उस तो झूठ बोलना उद्देश्य नहीं था कि अपनी बात को कहलाने का पर कम से कम अवसर मिले, उस तरह से राजीव भाई ने इसको किया। तो इतनी मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन देश को सुधारने के लिए मुझे तो स्वीकार्य हो सकती है कि अगर इसको झूठ भी नहीं कहेंगे। IIT गए थे? IIT गए थे, इतना उन लोगों ने बताया मुझे, परिवार ने भी बताया मुझे। फिर उनका जो व्याख्यान हुआ चिकित्सा पर, तो 7 दिन का व्याख्यान था चेन्नई में, और उस व्याख्यान में उन्होंने 8 दिन तक लगभग 1.5-2 घंटे और सुबह लगभग 7 बजे का समय रखा गया उस व्याख्यान का। और वो इसलिए रखा गया कि लोग जो हैं वो ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन उसमें भी वो खचाखच हॉल भर गया, लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो 7-8 दिन तक जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है स्वास्थ्य के विषय पर, तो मुझे लगता है उसको व्याख्यान सुनना चाहिए। और वही एक CD ऐसी है, उसकी एक CD बनाई गई, और सौभाग्य से किसी व्यक्ति ने अपने लैपटॉप में उसका आवाज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका, केवल आवाज़ रिकॉर्ड हुई, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में, और उसकी CD बनाकर लाखों CDs बांटी गई। और ये 2012-11 में जब मैं जुड़ा सेवाग्राम से, तो उस समय हमने इसकी लाखों CDs मतलब मास मैन्युफैक्चरिंग करके दी। उससे पहले ये CD राइटर से कर करके उनके जो भाई हैं वो बांटा करते थे, तो उससे ज़्यादा फैल नहीं पा रही थी। तो जब हम वहाँ गए तो हमने फिर कहा कि इसको उसके थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज तरीके से करना पड़ेगा, तब लाखों लोगों तक CD पहुँची। और आज जो कुम्हारों की बिक्री बढ़ गई है, जो प्रभाव है उसका, वो सब और बहुत सारे जो हम आगे बात करेंगे इस विषय पर, बहुत प्रभाव उस CD के कारण पड़ा। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम उनके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति इतना पॉपुलर हो जाता है कि उनको सुनने के लिए खचाखच लोग आ रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या, कैसे उन्होंने शुरुआत की होगी? जब शुरुआत की होगी तो इतने लोग नहीं सुने होंगे, या आपने अगर शोध किया उनके जीवन पर, तो क्या क्या उन्होंने किया और कैसे वो इतने मासेस तक पहुंचे? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ बाबा रामदेव जी भी वो मेंटर रहे हैं। कह सकते हैं। तो मतलब ये कैसे इतना, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। अब जैसे मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी यदि कुछ विचार रखता है तो सुनने के लिए लोग इंटरनेट के माध्यम से इतने लोग सुन लेते हैं, लेकिन उस समय इंटरनेट भी नहीं था। तो कैसे इतने लोगों तक वो पहुंचे? उनकी कैसेट्स बहुत फेमस थी। अच्छा, जैसे फिल्मी गानों की कैसेट्स मशहूर होती थी, उनकी भी हज़ारों कैसेट्स बिकती थी उस समय। लोग जैसे आज हम पेन ड्राइव में, CDs में, जब CD का टाइम था CD में सुनते थे, आज सोशल मीडिया पे सुनते हैं। बीच में पेन ड्राइव का भी एक ऑप्शन आया था, लेकिन उस समय कैसेट्स बहुत बिकती थी। हुआ क्या कि जो ओजस्वी वाणी होने के कारण ये किसी भी विषय पर बहुत गहराई से बात कर पाते थे और धारा प्रवाह बोल पाते थे।
तो उस वजह से इन्होंने जो मल्टीनेशनल पे बोलना शुरू किया, वो शायद आज़ाद स्वतंत्रता के बाद शायद किसी को आवश्यकता ही नहीं थी कि जो गैट एग्रीमेंट हुआ, डंकल प्रस्ताव आया, वो सब जो है उसके ऊपर बोलने का, उसके विषय पर गहराई से रिसर्च करके बोलने का लोगों ने सुना नहीं था इस वाणी में, इस प्रकार की वाणी में कभी। तो पॉपुलर होने का कारण ये था, एक तो उनके अंदर ईमानदारी बहुत थी। उनके पिताजी माताजी के साथ में रहा, उस जिस लाइब्रेरी में वो सोते थे राजीव भाई, जो लैपटॉप वो यूज़ करते थे, वो लैपटॉप मैंने यूज़ किया, उसमें एडिटिंग जो सारी करता था, तो बताते थे मुझे कि बचपन से ही ऐसा था ये, इसको किसी के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं था, ईमानदारी से कोई काम। जैसे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब व्याख्यान दे रहे होते थे तो कई महिलाएं इन पे जो वो हो जाती थी, आसक्ति हो जाती थी कि भाई आपसे विवाह करना है, तो उनको स्टेज के साइड में जाके उनसे पूछते थे भाई मुझे आपसे विवाह करना है। तो ये साफ साफ बोलते थे। मैं सोचता था कि आप कोई देश के विषय में चर्चा करने आए, इतने तुच्छ विषय पे अगर बात करनी है तो मुझे रुचि नहीं है बात करने में। तो जो एक ब्रह्मचर्य इनका था, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था। इनकी बातों में कभी बनावटीपन नहीं, कहीं देखकर उनको बोलना है, धारा प्रवाह बोलने का, जो सामने आंखों में आके देख के बोलने का। और जो मल्टीनेशनल जिनसे कोई टक्कर लेना नहीं चाहता था, जो उनका पूरा ग्रुप था, रिसर्च वो भी करते थे, बोलते ये थे उनके, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च उन लोगों का होता था। धर्मपाल जी की जो नॉलेज है उसमें भी एक सीक्वेंस है। आपको मैं यदि बताऊं कि क्यों मशहूर हुए, इन्होंने पहले मल्टीनेशनल के बारे में बोलना शुरू किया। पेप्सी, कोको कोला, आपने देखा होगा, बहुत कुछ बोला, बहुत शिक्षा प्राप्त करने के बाद। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, अच्छा, उस घटना ने इनको बहुत प्रभावित किया। 1977 का बर्थ था इनका, और उसकी वजह से बहुत प्रभावित रहे बचपन में ही काफ़ी। और उसके बाद जब अध्ययन करने लगे तो पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कई प्रकार के आज़ादी बचाओ आंदोलन, जो बनवारी लाल जी थे उनके साथ इन्होंने थोड़े थोड़े कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। तो वहाँ से इनको समझ में आने लगा कि देश को आवश्यकता है। तो फिर इन्होंने निर्णय किया कि विवाह वगैरह तो नहीं करना है, उनके साथ ही चलना है। तो आज़ादी बचाओ आंदोलन में बहुत धीरे धीरे ये पूरा बड़े स्तर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। हालांकि वहाँ भी मतभेद रहे कई प्रकार के, जिसके विषय में बात करेंगे बाद में। लेकिन आज़ादी बचाओ आंदोलन ने जो कार्य किया उसके माध्यम से फिर इस प्रकार के गीत बनाना, राजीव भाई की सीडी को बांटना, तो सबने निर्धारित ये किया कि राजीव दीक्षित जो है हमारा एक तरह से जो वाणी है वो राजीव दीक्षित की रहेगी। पीछे रिसर्च पूरी टीम भी करती थी और राजीव भाई की अपनी खुद की भी उसमें अपने इम्प्रोवाइजेशन होता था। तो उसके बाद इन्होंने जब ये काम पूरा शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसमें फाइनेंसेस आने लगे सामने। तो राजीव भाई ने फिर धर्मपाल जी की तरफ रुख किया। धर्मपाल जी ने उनको कहा कि जब तक हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करोगे आप, जब तक आपको हिस्ट्री के विषय में नहीं करोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स जो गिना रहे हो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने धर्मपाल जी की लिखी हुई जो किताबें, कहते हैं कि 50,000 डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठे किए, हमने विदेशों की लाइब्रेरी से इकट्ठे किए, वो सारी मेहनत धर्मपाल जी की थी। तो धर्मपाल जी, वो भी मैं मानता हूँ कभी एक अलग पॉडकास्ट का विषय रहेगा कि धर्मपाल जी ने कितने वर्षों तक जिसको फोटोग्राफ थे नहीं, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर अपने हाथ से उसको लिखना एक एक पेज को, फिर घर आके एक उंगली से टाइप करना, फिर उस 50,000 डॉक्यूमेंट, सालों साल वहाँ के विदेशी एक ब्रिटिश महिला से विवाह किया उन्होंने। कमाई वगैरह कुछ खुद नहीं करते थे, वो कमाई करती थी, लेकिन उनके सहारे जो है उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल किया और जितनी भी उनकी बुक्स ऐसे लिखी गई, उन बुक्स का अध्ययन राजीव भाई ने किया, उन बुक्स को छपवाया, कंपाइल किया, सब कुछ करवाया। तो फिर जो है उनको लगा कि हिस्ट्री की बात करना ज़रूरी है। फिर जब 2007 तक आते आते उनको समझ में आने लगा कि मैं बात तो इतने वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन पीछे अभी भी लोग उतने इकट्ठे नहीं हुए हैं, क्योंकि आज़ादी बचाओ आंदोलन में कई प्रकार के फाइनेंशियली एक दूसरे पर आरोपबाजी करने की वजह से बड़े आहत हो गए थे। वो बहुत दुखी हो गए कि ये मैं इतना काम कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब तक आपका हमारा रिश्ता ठीक है तब तक जैसे ही रिश्ता गड़बड़ाता है तो सबसे पहले हिसाब की ही बात होती है। वो भी उनके साथ वैसा ही हुआ, क्योंकि उनके रहते जो साहित्य बिकता था, पूरी टीम जब जाती थी साहित्य बिकता था, कुछ उत्पाद बिकते थे, तो उनकी कमाई से बाकी कार्यकर्ताओं की जीविका चलती थी, क्योंकि वो तो सब गृहस्थ थे। राजीव भाई गृहस्थ नहीं थे, उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी हिसाब नहीं रखा गया कि भाई बिल बनेगा, वो बनेगा। तो उसी में सब मतभेद शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं लोगों को ये बड़ी एक मानव प्रवृत्ति है स्वार्थ की। मैं यदि 97 kg का था और मैं यदि उनके बातों को सुनकर ठीक नहीं हुआ होता तो हो सकता है मैं भी प्रभावित इतना नहीं होता। जब चिकित्सा की बात सुनी, फिर पता लगा कि ये तो और भी विषयों पे बात करते हैं। फिर मैंने उन विषयों पे भी उनको सुनना शुरू किया, और यही पैटर्न पूरे देश में हर व्यक्ति के साथ रहा।
कि जब उनको लगा कि अरे तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो उसकी खुद की स्वार्थ सिद्धि हुई, तो उन्होंने फिर बाकी विषयों पे सुनना शुरू किया, फिर उनके अंदर परिवर्तन आया। तो ये एक पूरा वो चला कि पहले केवल मल्टीनेशनल्स, फिर हिस्ट्री इंक्लूड की उसमें, फिर स्वास्थ्य इंक्लूड किया। तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, एक क्रांतिकारी ऊपर से चिकित्सक। तो बहुत उन्होंने चिकित्सा करते थे होम्योपैथी की वो। पर लेकिन उनकी तो कोई एकेडमिक इसमें स्टडी तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे बहुत अच्छे यूपी के, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनसे इन्होंने होम्योपैथी का पूरा सीखा और बहुत प्रभावी चिकित्सा करते थे, बहुत प्रभावी। कहीं पर अगर आपदा आ गई है, कोई कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो वहाँ जाकर होम्योपैथी की दवाई से लोगों को, क्योंकि सस्ती होती है होम्योपैथी की दवाइयाँ, वहाँ जाकर उनको इलाज करना, उनको गायों का इलाज करना, वो सब इन्होंने इससे होम्योपैथी से किया। कोई जैसे ऑब्जेक्शन नहीं उस पर उठेगा कि आपकी डिग्री नहीं है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पैसा कभी चार्ज नहीं किया उन्होंने। क्योंकि डायरेक्ट आप अगर आज जीवित होते, आप उनको फ़ोन करेंगे, उनका नंबर वो सब जगह देते थे, वो खुद फ़ोन उठाएंगे, आपको बात करेंगे। ईमेल यदि आपने की है तो आपको ईमेल का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका ईमेल का एक्सेस था मेरे पास। अच्छा। उस लैपटॉप का मैंने यूज़ किया है जो वो यूज़ करते थे जब मैं उनके घर परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं देखता था कि एक एक जब भी आपको रिप्लाई करेंगे तो प्रिय विशाल जी ऐसे करके स्टार्ट करते थे, फिर पूरा उसका रिप्लाई करते थे, लंबा चौड़ा पूरा रिप्लाई करते थे। आपके पास उनके लैपटॉप का ईमेल का एक्सेस था? आपको कुछ ऐसा अंदरूनी कुछ पता चला हो कि क्या चीजें चल रही थी? आखिरी जो ईमेल्स वगैरह पढ़ी मैंने उसमें, क्योंकि हमारे से मतलब व्यक्तिगत एक उस सिद्धांत है हमारे कि कभी उसका स्क्रीनशॉट ले लिया या वो फोटो खींच लिया, वो सब हमारे में नहीं था। लेकिन जब पढ़ा तो आखिरी समय में जो भारत स्वाभिमान के अंदर जो कई प्रकार गड़बड़ियाँ लोग पूछते थे कि आप आजकल थोड़ा सा उस बारे में बताइए, तो वो रिप्लाई करते थे कि हाँ चीज़ें कुछ हैं दिक्कत, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ठीक करूँगा। तो वो हालांकि खुल के नहीं लिख सकते थे किसी भी अनजान व्यक्ति को वो, लेकिन वो लिखते थे कि हाँ थोड़ा बहुत चलता है, हर जगह हर संस्था में चलता है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दुखी थे, लेकिन उनकी जो पूरी भाषा थी लिखने की, उसमें निराशा झलकती थी कि जिस तरीके से 1.5 साल में उन्होंने भारत स्वाभिमान को खड़ा किया। भारत स्वाभिमान क्या है? भारत स्वाभिमान जो है जनवरी 2009 में रामदेव जी के साथ मिलकर उन्होंने एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया था। अच्छा। जिसमें 2010 से उन्होंने शुरू करके उन्होंने 2014 के जो चुनाव थे उसमें चुनाव लड़ने का पूरा उस पार्टी के द्वारा तैयारी की हुई थी, राजनीतिक विकल्प देने के लिए, राजनीति में आना चाहते थे। बिल्कुल। और बहुत बड़े स्तर पे उसकी जो मेंबरशिप थी भारत स्वाभिमान के लिए, वो उनकी जो पूरा इतने वर्षों का कार्य था उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा करोड़ों में मेंबरशिप आ गई थी भारत स्वाभिमान में लोगों की। तो उसका फेस राजीव दीक्षित थे। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जो बनाया उसमें राजीव भाई ने पूरे देश में निकलकर उसके लिए काम करना शुरू किया। ये 2009 जनवरी की बात है, शुरुआत तब हुई थी। तो ये उससे कहीं ना कहीं जो था उनका जो है वो जो देहांत होने का जो पूरा किस्सा वहां से शुरू हुआ कि उनको इतना बड़ा कोई राजनीतिक विकल्प राजीव दीक्षित जैसा यदि देश में आ जाता तो मुझे लगता है कि आज देश में कुछ और ही अलग तरीके के परिवर्तन होते। जैसे व्यक्ति ऐसी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने रामदेव जी को भी कभी, क्योंकि सैलरी तो लेते नहीं थे रामदेव जी से, तो उन्होंने हमेशा वही बात की जो सही थी। वो दबेगा नहीं किसी से, कभी उस प्रभाव में नहीं आएगा, गलत बात का विरोध करेगा ही करेगा। चाहे रामदेव जी भी गलत होंगे तो उनको भी गलत बोलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं, चाहे वो रामदेव जी क्यों ना हो। तो आपको कितने % लगता है कि कुछ उनके देहांत में कुछ? देखिए, मैं हमेशा उसके लिए बहुत सारे ग्रुप बने। मैं आपको यदि बताऊं कि सरकार ने 2019 में भी बड़ा एक गेम खेला कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु की जांच के लिए सीबीआई टीम कुछ ऐसा गठित किया गया। तो ये चुनाव से ठीक पहले फैलाया गया या था भी, अखबार में भी आया था। किस लिए? कि लोगों के मन में जो राजीव दीक्षित को मानने वाले जो करोड़ों सुनने वाले हैं उनको, वो भी कहीं ना कहीं ये सरकार उनके लिए कुछ करेगी और हमको वोट दे देगी, ये भी गेम हुआ। तो उनकी मृत्यु से रिलेटेड जो है बहुत लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की है। आज ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो उनकी मृत्यु के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके शरीर की मृत्यु को जानने के चक्कर में उन्होंने उनके विचारों को जीवित रखने में थोड़ा सा डिले करने लगे हैं वो लोग। वो केवल व्यक्ति, राजीव भाई ने कभी भी नहीं कहा था कि यदि मेरे कुछ हो जाता है मुझे तो आप मेरे पीछे पड़ोगे, मैं कैसे मरा कैसे नहीं मरा, अगर कुछ हो जाता है तो आप मेरे विचारों को मत मारने देना। और ये आपको मैं बताऊं, शायद 6 महीने से उनको लगना शुरू हो गया था कुछ गड़बड़ होगा।
अच्छा। क्योंकि कई लोगों ने जो है, इवन एक है साइंटिस्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, उन्होंने कहा कि मृत्यु से 2-3 दिन पहले उनकी केवल फ़ोन पे बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी मेरे जाने के बाद मेरे विचारों का प्रचार करना, बट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, कुछ बात नहीं चल रही इस बारे में, बस ऐसे ही सबको, कईयों को फ़ोन करके बोला उन्होंने। तो उनको लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ होने की अंदेशा है। तो आपने जो कहा कि किसने किया, मैं मानता हूं कि करवाने वाला जो भी हो, जिसके हाथ से करवाया गया उसको आप पकड़ भी लेंगे, फांसी दे देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु से बहुत लोगों को फायदा था, क्योंकि 2000, जो आपने भी कहा, केजरीवाल का जिक्र किया आपने भी, कि 2014 नवंबर 2010 में उनके देहांत से 15 दिन पहले जंतर मंतर पे पहली बार रामदेव जी ने जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार पब्लिक के सामने। वो वीडियो भी है ऑनलाइन, आप दिखा भी सकते हैं उसको। और उसमें राजीव भाई को भी, छत्तीसगढ़ में उनका चल रहा था प्रवास, जहां उनका देहांत हुआ उसी राज्य में वो प्रचार के लिए लगे हुए थे। उनको कहा गया था कि आप आइए। मैं इसका, मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे उस बात का पूछे वाया वाया सब पता है। तो वो आने से मना कर दिया उन्होंने कि मैं इस व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, केजरीवाल जी के साथ कि बाबा राम केजरीवाल के साथ। अच्छा। वो तो भारत स्वाभिमान तो चल रहा था उनके साथ, उससे प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने इनको भी कहा कि आप इसको मंच मत दो अपने साथ। तो हुआ क्या था कि जिन लोगों को केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल यदि ये दोनों एक मंच पे होते, कोई केजरीवाल को ऊपर उठना मुमकिन ही नहीं था, संभव ही नहीं था। क्योंकि हम लोग भी, शायद मूर्खता थी हमारी कि 2012 में जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुए, तो जब स्वराज नाम की पुस्तक केजरीवाल के हाथ से रिलीज हुई, हमें लगने लगा कि राजीव भाई वाली बात बोल रहा है। उस समय हमें इतनी सब बातों का अंदर तक का ज्ञात नहीं था। लेकिन जब 8 से 12 अगस्त 2012 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, करो या मरो का, रामदेव जी की तरफ से, यदि आपको याद होगा, उसमें 4 दिन का, तो उससे ठीक पहले बालकृष्ण जी को जेल पकड़ लिया था इन्होंने। और इन्होंने 4 दिन इनको कहा कि तुम आंदोलन कर लो, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, कि आर पार की लड़ाई का नाम लेके दुनिया से अब बस जो राजीव भाई करना चाहते थे वो अब हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया। उसमें राजीव दीक्षित जी का स्टॉल लगा हुआ था। अब मैं बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस बात से समझ जाइएगा कि क्या हुआ कि रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम था ये, लगभग 4 दिन का। उस रामलीला मैदान में बाहर हम लोगों ने राजीव दीक्षित के विचारों को प्रचार के लिए, उनके पर्चे, किताबें के लिए हमने स्टॉल लगाया कि वे राजीव भाई को भी एहसान। तो पहले अंदर लगाया था जहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, वहां से उठा के उस स्टॉल को फेंक दिया गया। तो जिस राजीव दीक्षित के विचारों पर वो कार्यक्रम हो रहा था, उनकी किताबों को, और उनके भाई की परमिशन से, उनके भाई के साथ भी अच्छे संबंध थे, लेकिन उस स्टॉल को उठा के फेंक के बाहर सड़क पर डाल दिया गया। ये केजरीवाल रामदेव जी की टीम ने। अच्छा। हाँ, ये मैं रामलीला मैदान की बात, ये रामदेव जी का कार्यक्रम था, उसमें केजरीवाल इंक्लूडेड नहीं था। अच्छा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का भाव राजीव भाई के विषय में था, कि यदि इनका प्रचार होगा तो फिर इनको कोई नहीं सुनेगा। तो रामदेव जी के साथ तो राजीव जी काफी समय, मतलब हो गया था, कुछ 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा, तो रामदेव जी ने केजरीवाल को क्यों चुना? हो सकता है उनको लगा होगा कि भाई एक से दो अच्छे, दो भले। तो राजीव जी की जो फैन फॉलोइंग थी वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था ना उनको इंट्रोड्यूस करने का, उस समय इतना स्ट्रगल। राजीव भाई को कंट्रोल करना मुश्किल था। अच्छा। सिद्धांतवादी ज्यादा थे, जो रामदेव जी उनकी तरह सिद्धांतवादी तो नहीं है। तो केजरीवाल जी तो रामदेव जी के खिलाफ बहुत कुछ, बाद में सब वो मनमुटाव हो गया, वो, क्योंकि राजीव भाई के विषय में रामदेव जी को ये लगा था कि मैं इनको बुलाऊंगा, इनको मंच दूंगा, क्योंकि आज़ादी बचाओ आंदोलन के बाद से राजीव भाई आहत थे, मंच उनको बड़ा चाहिए था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनके साथ सही। तो लेकिन रामदेव जी ने उनको जिस प्रकार से यूज़ करना चाहा वैसे वो यूज़ नहीं, क्योंकि वो उत्पादों को भी चाहते थे कि हो प्रचार उनके माध्यम से। उन्होंने कभी किया नहीं प्रचार राजीव भाई ने। अब वो, आप दंत कांति टूथपेस्ट का प्रचार राजीव भाई के हाथ से नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि वो टूथपेस्ट है, वो तो टूथपेस्ट का विरोध करते थे, वो चाहते थे कि वो करें। और उनकी जो ओजस्वी वाणी थी, आप देखिएगा, मतलब मैं रामदेव जी का कोई विरोध या पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंत में राजीव भाई के विचारों के अनुसार नहीं चला उत्पादों का, जो भी चला, अगर चल भी रहा है तो। आज अगर राजीव भाई होते तो आप जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो हमें लगता है कि बस एक विकल्प दिया कि बस भारतीय उत्पादों के द्वारा आपके शरीर में विष तो वही पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनी के पास पहुंच रहा है आपको उसका पैसा, बस यही एक विकल्प, ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग रिसर्च कर रहे थे, टीम ने रिसर्च किया, तो उसमें बताया गया कि बाबा रामदेव जी ने मना कर दिया कि राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम ना किया जाए,
तो ये भी तो एक कॉन्स्पिरेसी कुछ जैसा हमें इंडिकेशन देती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ बात क्या होती है कि जब हम उनके परिवार के साथ रहा, 4 साल रहा मैं, तो कई बार उनके परिवार से, उनके भाई से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा कि उस समय हमें ध्यान नहीं रहा। ये प्रदीप दीक्षित बोला करते थे कि ध्यान नहीं रहा। हमने कहा कि ऐसे कैसे ध्यान नहीं, कहते टेक्निकलिटीज़, उस समय दुख बहुत होता है, नहीं ध्यान रहता है कुछ भी। तो लेकिन वो अपने निर्णय लेने की बजाय उन्होंने रामदेव जी पे छोड़ दिया था कि पोस्टमार्टम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि यदि असली में हार्ट अटैक निकल आया तो इनके साम्राज्य के ऊपर धब्बा लग जाएगा कि भाई आपके इतने अच्छे कार्यकर्ता जो हैं उन्हीं को आप हार्ट अटैक से नहीं रोक पाए। तो कहीं ना कहीं उस एक इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये होने नहीं दिया। तो पर अभी डेथ सर्टिफिकेट में तो हार्ट अटैक ही लिखा है ना? तो हार्ट अटैक इंड्यूस भी हो सकता है ना। अच्छा, वो तो कई तरीके से, क्योंकि राजीव भाई को जब अंदाजा हो गया था, आप राजीव भाई की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे नहीं आप आखिरी व्याख्यान में, तो आपको समझ में आएगा कि वो पहले जैसा उनके अंदर जो शरीर का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, उनके बाल, एक शरीर अलग तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं, चलना अलग तरीके से हो रहा है उनका। तो कुछ गड़बड़ हो रही थी उनके साथ उस क्लोज सर्कल में, जो पूरा जो उनके इर्द गिर्द थे लोग। सुखासन में आलती पालती मार के और आपकी पहली उंगली अंगूठे के साथ ऐसे स्पर्श कर। तो हमें मानते हैं कि उनके विषय में जितना हम इस बारे में बात करेंगे, एक रैबिट होल है ये, तो हम जाते जाएंगे, बातें चलती जाएंगी। लेकिन मुख्य रूप से मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि मैं किसी भी उनके मृत्यु पे इन्वेस्टिगेट करने वाले जो ग्रुप थे, जो इंडिविजुअल लोगों ने बनाए हुए थे, मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई उस जानने का। मुझे फ़र्क बहुत पड़ता है, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तरह से जो मुझे काम करना है, क्योंकि उनके विचारों की हत्या भी नहीं होने दूंगा मैं। शरीर की तो अगर कर दी है, हो गई है, वो सब बात की बात है, लेकिन विचारों की हत्या नहीं होने देना है। फिर हमने काम करना शुरू किया उनके विचारों पर प्रामाणिक रूप से, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, ज़्यादातर ये भावनात्मक रूप से कार्य हो रहा था कि बस उन्होंने कह दिया, वो करना है। लोगों ने प्रेशर कुकर छुड़वाने की वजह से अपने घरों में अपनी पत्नियों से लड़ना, अपने तलाक तक की नौबत आना, ये सब परेशानियां शुरू हो गई थी उस समय, क्योंकि ऐसा नॉलेज था नया नया कि लोग जो है इसको बस इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे अपने घर में, लेकिन परिवार तैयार नहीं थे, पत्नियां तैयार नहीं थी, माएँ तैयार नहीं थी। तो ऐसे छोटे छोटे विषय जो है वो इम्प्लीमेंट कराना कौन कराएगा, कैसे कराएंगे। तो हमने उन विषयों को जब इम्प्लीमेंट कराना शुरू किया, जो चैलेंजेस आए उसमें, कि अब जो उन्होंने कह तो दिया, अब वो उत्तर देने के लिए तो है नहीं इस दुनिया में, अब कौन करेगा। वो हमने शुरू किया कि आप पूछिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे कैसे इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आप कर सकते हो। गैस पे आप हांडी चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ा सकते, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हांडी और कुकर का। ऐसे बहुत सारे विषय थे। यदि जॉब करते हो तो आप कैसे 2 बार दिन में भोजन करके अपनी दिनचर्या सुधार सकते हैं। मतलब दुकान में अगर काम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी पीढ़ी का निर्माण, राजीव भाई ने यही कहा ना कि अच्छी पीढ़ी का निर्माण यदि आप नहीं कर पाए तो सब 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 बेकार है। कितनी अच्छी आप लेगेसी क्रिएट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके बच्चों को पास ऑन नहीं किया, सुपात्रता नहीं है उनके अंदर, तो बेकार है। तो गर्भ संस्कार पे जो हमेशा काम करना चाहते थे, हमने उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो आपसे शुरू होगी। तो आपके बच्चे सुदृढ़ तभी बनेंगे जब आप सुदृढ़ हैं। तो मैं यदि 98 kg का व्यक्ति अंदर से कई प्रकार की रोग पालकर, और मैं जिस संतान को उत्पन्न करूंगा वो नहीं होने वाली जैसे हम चाहते हैं। तो ये करना बहुत आवश्यक था, तो ये हमने फिर किया। तो आप 2012 के अराउंड जुड़े? 11 जी। फिर आपने क्यों छोड़ दिया? किसे? फाउंडेशन को? नहीं, फाउंडेशन छोड़ी, राजीव भाई का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी कि हम प्रकृति जो हमारी थी, जो डीएनए था हमारा, वो ये था कि हम निर्णय लेके जल्दी थोड़ा रिस्क लेकर काम करने वाले, कि बस सामने जो है जो काम करना है लक्ष्य, उसके लिए ज़्यादा इफ एंड बट, सोच विचार बहुत ज़्यादा करने की हमारी आदत नहीं थी। वहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल वो आ गया कि वहाँ पर थोड़ा कान का कच्चा होना, अपने कार्यकर्ताओं को यूज़ करके बस छोड़वा दिया, उनकी नौकरी छुड़वा के बुलाया उनको, फिर उनको डेजर्टेड कर दिया कि जाओ अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और भी कई प्रकार के झूठ वगैरह बहुत कुछ जो बोले गए वहाँ पे संस्थाओं में, वो सब होता है जो संस्थाओं में। राजीव जी के जाने के बाद क्योंकि देखिए क्या है कि जब तक राजीव भाई जीवित थे तो बाकी सब लोग चादर तान के सोते थे, किसी को कोई फिक्र, राजीव भाई कर लेंगे, राजीव भाई संभाल लेंगे। जैसे एकदम से गए, वो सारा भार ऐसे व्यक्तियों पे आ गया जिनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, जिनको राजीव भाई अपने साथ भी नहीं रखते थे। तो राजीव जी ने कोई अपना सक्सेसर बनाया नहीं?
उनको पता नहीं था कितनी जल्दी चले जाएंगे। 43, मेरी एज 43 है, मेरी एज के लगभग ही थे, तो उन्होंने शायद इनको लगा, और सक्सेसर बनाने की जहाँ तक मैं बात कहूँ कि जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट था वो उसी का एक व्यवस्था कि जब हम राजनीतिक विकल्प दे देंगे हम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी, फिर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो सबको ब्रेक लग गया। फिर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला गया जिनके अंदर क्षमता भी नहीं थी, ना वाणी थी उनके पास, ना विजन था, वो केवल अपने एक सीमित दायरे में ही काम करने की उनकी क्षमता थी। वो भी कर रहे हैं लेकिन उस प्रकार से नहीं कर पाए वो जिस प्रकार से कर सकते थे। क्योंकि पहला जो उनका पुण्यतिथि थी राजीव भाई की 2011 में, लगभग 10,000 लोग जुड़े थे सेवाग्राम में, तो उसके आयोजन की जिम्मेदारी में हमारा भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर उसके बाद पता चला कि 2011 के बाद उनका सोशल मीडिया पे अब लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके परिवार से, कोई नहीं है। तो मई 2012 में उनका फेसबुक अकाउंट मैंने बनाया और फेसबुक पे फिर उनके बिहाफ पर पूरा उसको रिप्लाई करना, उसके अंदर पोस्ट मैनेज करना, वो सब शुरू किया। फिर उसमें लाखों लोग जुड़े उसके अंदर, बहुत, क्योंकि लोगों के अंदर एक आग थी कि राजीव भाई के बाद क्या, राजीव भाई के बाद क्या। तो उसमें फिर उनके वीडियोस को एडिट करना, उनकी डीवीडीज बनाना, तो मेरे पास वो नॉलेज थी एडिट करने की, शूट करने की, तो वो सब हमने बैठकर उनके लाइब्रेरी में उनके लैपटॉप के साथ बैठ के उनके जो डेटा है सबको करके हमने कंपाइल करके करना शुरू किया। तो 4 साल के लगभग किया। लेकिन जब पता लगने लगा कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ का मनोबल तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को पैसों का आरोप लगाकर उनको कि किस तरह से निकल जाए यहाँ से, क्योंकि 1 साल बाद उनकी कई आदतें पता लग जाती थी अंदर की। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि मुझे ये जिम्मेदारी, क्योंकि मैं राइट हैंड की तरह काम करता था उनके ना, कि बिल्कुल पूरा कि हर चीज़ वीरेंद्र भाई करेंगे। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि इनके सीडीज पे और उस पर कॉपीराइट ले लो वीरेंद्र भाई, कैसे गए, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस था उनका। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हो, आप इस पे कॉपीराइट लीजिए। तो हम बड़े यस मैन नहीं थे हम कभी भी कि जी भैया करके। तो हमने कहा कि भैया क्यों लेना है आपको कॉपीराइट, मतलब ये राजीव भाई, प्रदीप जी कह रहे हैं। हाँ प्रदीप जी कह रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं उन्होंने, और कुछ भी उस पर डाल देते हैं, राजीव भाई की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो हम ही केवल वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने भैया को बोला, मैं भैया एक बात बताऊँ आपको कि यदि सारे वीडियो केवल आप ही के अधिकार में आ जाएंगे और कल को भयवश, धमकीवश या किसी लालचवश, किसी भी तरह आपका सिर्फ गला दबाने की देर है, मतलब आपको सिर्फ प्रभावित करने की देर है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं डिसेंट्रलाइज तरीके से चलने दीजिए ना, राजीव भाई यही तो चाहते थे, क्यों लेना है कॉपीराइट आपको। तो उन्होंने 1.5 वर्ष तक मेरे पीछे पड़े रहे, मैंने उस पर किया ही नहीं काम। फिर उन्होंने लगा कि आप तो संस्था के हिसाब से नहीं कर रहे हैं काम, जब आपको आदेश हो रहा है संस्था से। मैं कहा मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि आप उनके भाई हैं, आप मुझे अनावश्यक काम या गलत काम करने के लिए कहेंगे तो फिर मैं राजीव भाई का वो जो साथ अन्याय कर लूँगा, तो वो नहीं करने वाले हम लोग। तो फिर उनको लगने लगा कि ये यस मैन तो नहीं है, तो यस मैन वहाँ टिके। तो हमने कहा कि हम छोड़ रहे हैं आपका साथ, हम राजीव भाई का काम जारी रखेंगे, लेकिन आपके साथ अब नहीं करना है। तो फिर आज के समय में मैं ईश्वर की ये कृपा मानता हूँ कि जो प्रमाणिक रूप से काम कर पाए हैं, आज कोई भी आयुर्वेद के विषय में या अपने दिनचर्या के विषय में सुधारना करना चाहता है, वो उनके भाई के पास फ़ोन नहीं करता, वो हमारे पास फ़ोन करता है। ये मैं किसी उसके वश नहीं कह रहा हूँ, कि ये ईश्वर ने निमित्त बनाया हमें कि उस पर इतना काम करने की वजह से लोगों को विश्वास ये जगा। और आज जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय, मैं उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसके कारण दिक्कतें होती हैं, सुई जो लगती है बच्चों को, उसके ऊपर हमने बहुत प्रामाणिक रूप से काम करना फिर शुरू किया, क्योंकि राजीव भाई ने उस विषय पर बहुत बोला है। वो जो एक ग्राउंड वर्क था पूरा कि ये भी संभव है, ये सुई जो है कितनी खतरनाक है बच्चों के लिए, वो राजीव भाई ने हमें मन में डाल दिया था, लेकिन करना कैसे है। तो उसका सबसे पहला हमने अपने बच्चों से शुरू किया कि 2012 में जब मेरी बेटी हुई तो हमने उसको आज तक कोई भी सुई नहीं लगवाई आज तक। और वो सिजेरियन हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने धोखे से सिजेरियन कर दिया था। उसके बावजूद भी ईश्वर ने मुझे अवसर दिया कि जैसे लोग बोलेंगे कि जो नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है सिजेरियन वालों से, तो ईश्वर ने मुझे ये बोलने का अवसर नहीं दिया कि आपके बच्चे तो सब नॉर्मल हुए हैं तो वो सुई नहीं लगवाएं तो चलेगा, हमारा बच्चा तो सिजेरियन हुआ है तो क्यों। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ईश्वर जो है हमारे साथ जो भी करता है उसका एक कारण होता है। तो मैं कहता था कि मैंने इतना ट्राई किया कि सिजेरियन ना हो, फिर भी क्यों हुआ। जैसे कि मैं कह सकूँ तो मेरी बच्ची सिजेरियन हुई, मैंने फिर भी उसके कोई सुई नहीं लगवाई है। आपकी बच्ची की एज क्या है अभी? 13 वर्ष की हो गई और वो गुरुकुल में पढ़ती है, बहुत स्वस्थ है। आज तक कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा है उन्होंने कि जाकर बीमार हुए तो डॉक्टर के जाना पड़ा हो। और बेटा है मेरा 7 साल का, उसको भी किसी प्रकार की कोई सुई हमें नहीं दी है। उसकी डिलीवरी तो दाई के साथ मिलकर मैंने ही करवाई,
तो ऐसा हमने राजीव भाई के विषय को अपने जीवन में उतारा, केवल बातें नहीं की कि व्याख्यान दे दिया। फिर जो हमने शुरू किया 2012 में कि देश भर में व्याख्यान देने शुरू किया। अब राजीव भाई जो देते थे तो ईश्वर ने इसकी तैयारी भी पहले से करवा दी थी कि स्टेज फोबिया कभी था नहीं, तो जाकर देश भर में स्कूल्स में कॉलेजेस में इस विषय पे व्याख्यान देना, जंक फूड पे व्याख्यान देना, बच्चों को अवेयर करना। जो फूड फार्मर आजकल जो कर रहे हैं ना, जो ये सब हम 2012 से कर रहे हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल्स को उनके जो असेंबली होती थी उसमें रिक्वेस्ट करते थे कि 15 मिनट के लिए हमको जंक फूड पे बात करनी है, बच्चों को इसके बारे में, मैगी के बारे में, सब के बारे में। तो वो अलाउ करते, फिर हम बोलते थे 15-20 मिनट, फिर वो 2-3 दिन बाद बुलाते थे कि आप 1 घंटे के लिए बोलो। तो ऐसे हमने अप्रोच कर करके अपना जो है शुरू किया काम। फिर कॉलेजेस में भी शुरू हुआ, फिर शिविर भी लगने शुरू हुए, लोगों को अवेयर करते गए। तो ये आज की डेट में लाखों बच्चे जो हैं बिना सुई के हमारे इस विषय को, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि राजीव भाई ने तो कह दिया, लेकिन अब रिस्क कौन ले। आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब कोई कुछ होगा तो नहीं अगर मैं नहीं लगवाऊँ, तो वो आखिरी कन्फर्मेशन मुझे कॉल करके करते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको निर्णय आपको लेना है, मेरे कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हिम्मत देने का जो काम है ये हमने 15 वर्षों में किया है। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि लाखों लोग परिवारों ने अपने बच्चों को सुई जो है नहीं दी है, और वो सब का सब एक का एक ही फीडबैक है, हमारे बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत स्वस्थ हैं। इसमें 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो पहला ये कि प्रदीप जी से आप अलग हटके कार्य कर रहे हैं जी, सब तो उनको ही जान रहे हैं क्योंकि राजीव जी के वो भाई हैं, उनकी संस्था को वही रन कर रहे हैं जी। तो लोग आपके पास क्यों आए, कैसे पहुंचे? आपने अपनी ये प्रसिद्धि, ख्याति या जो भी आप कहें अपने कार्य से वो कैसे बनाई? क्योंकि प्लानिंग नहीं की थी कभी। अच्छा, इसका सिंपल सा उत्तर है क्योंकि हमने 2013 में शरणागति का जो भाव है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ राजीव भाई के इस कार्य में बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, क्योंकि उनको पता पूरे नॉर्थ इंडिया में सब जगह मैं ही इस विषय पे उनका प्रतिनिधित्व करता था संस्था का, तो वो सब आके मुझसे जुड़ते थे। तो उनके लक्ष्य होते थे कि 3 साल में हम लोग इसको ये कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, दिल्ली को स्वस्थ बना देंगे, वो सब लक्ष्य लेकर आते थे। शरणागत मैं ये मानता हूँ अध्यात्म जो है, जब आप सामाजिक कार्य में उतरते हैं तो पहले हम बहुत अध्यात्म में कुछ हमारी रुचि थी ही नहीं कि इस विषय इसका उससे कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अध्यात्म में एक बहुत अच्छी एक बात जो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि बिना अध्यात्म के सामाजिक कार्य आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप क्या करेंगे, लक्ष्य बना लेंगे। तो रविंद्र शर्मा जी जिनसे राजीव भाई भी ज्ञान लिया करते थे, आदिलाबाद के हमारे, उनको गुरुजी बोलते थे हम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जो लोग कंधे पे लोड लेके चलते हो ना कुर्ते पजामे वाले, क्योंकि हम पहले कॉर्पोरेट में थे तो हमारा पहनावा अलग होता था, अब हम कुर्ते पजामा पहनकर सोचते देश बदल देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये जो तुम लोड लेके चलते हो ना, ये तुम लोगों को लोड तुम मत लो कभी भी, क्योंकि तुम लोग टीस पालते हो अपने मन में, दुनिया आनंद से जी रही है, लेकिन तुम अपने अंदर के देखो बेचारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, तुम्हारे मन में टीस पल रही, तुम जल्दी मरोगे, वो देर में मरेंगे। तो ये लोड लेके काम मत करो, तुम केवल इस भूमिका में आओ कि तुम्हें अपना कर्तव्य करते जाना है और ये ईश्वरीय कार्य समझकर उसको समर्पित करते जाना है, कोई बदले या ना बदले इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो जिस दिन उन्होंने ये बात बताई तो हमारे मन में शांति आ गई, हल्कापन आ गया, क्योंकि उससे पहले लगभग 2-3 साल हम खुद भी तंग रहे, मतलब इतने तंग रहे कि हम यदि मेट्रो में जा रहे हैं, हम यदि ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप मानेंगे नहीं, सेवाग्राम हम जाते तो लगभग 20 घंटे की जर्नी होती थी, उसमें हम पर्चे छपवा के ले जाते थे। तो जब हम भोजन वगैरह कर लेते थे तो उसके बहाने, टहलने के बहाने हम पर्चे पूरे ट्रेन में बांटते थे राजीव भाई के विचारों से संबंधित, और फिर जब कोई बैठा के बात करता था तो पूरी ट्रेन के टाइम में उससे बहस करा करते थे, आप ये बदलिए, आप ऐसा करिए। वो मांग नहीं रहा है, वो पूछ नहीं रहा है। तो उन्होंने ये समझाया कि ये ज्ञान की, इसको कहते हैं जब ज्ञान पचता नहीं है तो आप ज्ञान की उल्टी करते हो कि मैं सबको सुना दूं। तो बोले पहले इस ज्ञान को पचाना सीखो, जब पचेगा तो इसमें से स्वस्थ शरीर जैसे बनता है, अच्छे से पाचन होता है, ऐसे इसको पाचन करोगे तो इसमें से सही कुछ निकलेगा, नहीं तो उल्टी होगी जिसमें से बदबू ही आएगी और जो लोग जिससे दूर भागेंगे। बड़ी अच्छी उन्होंने एक उपमा उसमें दी। तो हमें समझ में आया, तो हमने कहा कि ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर अध्यात्म में कहा कि लक्ष्य लेकर नहीं चलना है कि मैं इसको सुधार दूंगा, ये 3 साल में यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे हमने लक्ष्य छोड़ा कि यहाँ पहुंचना है, सब सहज हो गया और ईश्वर को समर्पित करते गए। ठीक है, व्याख्यान देना है, व्याख्यान दिया, ईश्वर तू दिलवा रहा है, हम नहीं दिलवा रहे। तो जैसे ये परिवर्तन आना शुरू हुआ तो जितने भी साथ में जुड़े थे लक्ष्य लेकर, वो 2-3 साल बाद सब अलग हो गए, डिप्रेशन से अलग हो गए, नाखुश हो गए, लेकिन हम लोग आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी लक्ष्य नहीं बनाया।
तो संस्था में कुछ लोग थे जिनके साथ आप अलग राजीव जी के विचारों को आगे लेकर गए। इसमें एक प्रश्न ये भी आएगा कि फिर जैसे आप कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें प्रदीप जी को हो सकता है बुरा भी लगता हो या वो तब भी लगता था, ईर्ष्या होती हो, तो कुछ ऐसा कुछ आपके ऊपर आक्षेप केस या कुछ कर सकते हैं ना लोग? 7 लाख रुपए का आरोप लगाया था उन्होंने मेरे पर जब अच्छा। संस्था छोड़ने के लिए, जैसे मैं छोड़, क्योंकि उन्हें पता स्वाभिमानी व्यक्ति है, यस मैन है नहीं, तो उन्होंने पैसों का आरोप लगाया मुझ पर कि जिससे मैं छोड़ दूं। क्योंकि हुआ क्या था कि उनको कोई नहीं बुलाता था व्याख्यान के लिए, मुझे बुलाते थे, क्योंकि उनकी वाणी में वो ओज था नहीं, तो उनको ही सिक्योर, सब जो उनके साथ जुड़ने के वीरेंद्र भाई तो सारी लाइमलाइट ले रहे हैं। तो हमने कहा हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको इससे इनसिक्योरिटी दी हो रही है, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी जो है उसका दोषी मैं नहीं हूँ। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि इसको कैसे निकाला जाए। फिर और भी लोग षड्यंत्र करके उन्होंने कहा कि इसको जब तक नहीं हटाओगे आपका प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। 2019 में उन्होंने फिर ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की, उसका विरोध मैंने किया। तो उसके बाद और लोगों के मन में उनके प्रति होगा कि जो व्यक्ति अपने भाई की फोटो पे कॉपीराइट ट्रेडमार्क लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि सबके यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी उनका फोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं उन सब के ऊपर करके बंद करा के मैं अकेला यूट्यूब चैनल चलाऊं। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो देश से बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्तिगत काम कोई वैसे भी सबको ऊर्जा का पता चल जाता है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को गुरुकुल में कराया। होता है कि त्याग जब तक आप नहीं करते हैं, देखिए अब हम शिक्षा व्यवस्था की यदि बात करें कि शिक्षा व्यवस्था की बात करते करते मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, हम कहीं गुरुकुल होने चाहिए, ये होना चाहिए। गुरुकुल के आचार्य कहाँ से लाएंगे आप? क्या गुरुकुल एक बिल्डिंग बना देना या उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, ये सब गुरुकुल नहीं। गुरु से गुरुकुल बनता है। तो मेरे बच्चे यदि संस्कृत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं और विषयों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं और संस्कार नहीं युक्त नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें केवल ताली पिटवाने के लिए हैं कि ताली मिल जाए आपको, बस वो सबको अच्छा लगता है। किसको अपनी बात अच्छा नहीं लगता? आपको मैं बात कर रहा हूँ, लोग सुनेंगे, अच्छा सबको लगता है। लेकिन हमारे गुरु ने कहा नहीं, ईश्वरीय कार्य के तहत करना है। और अब तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे हैं तो तुम्हें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी बच्ची 13 वर्ष की है, 9 वर्ष की आयु में उसको मैंने डाला था। राजकोट में पढ़ रही है मेहुल भाई के गुरुकुल में। वो 7 साल का बेटा है, 2 साल उसकी तैयारी करा रहे हैं। उसको भी तैयारी कर, जमीन पर सुलाते हैं उसको चटाई के ऊपर, जैसे गुरुकुल में वो सोए, उसको गर्मी सर्दी का प्रॉब्लम ना हो, उसकी खाने की आदतें, ये सब तैयारी हमें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे प्रिय नहीं है। लेकिन हम उनको दुनिया में इतने लोगों ने कहा भाई साहब आपने आपकी बच्ची को कराया गुरुकुल में, हमारा भी बहुत मन है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि बेटी को इतनी दूर भेज दें। तो मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी बेटी से प्रेम नहीं है? मैं कहा ये बलिदान देना पड़ता है। आप अपने बच्चों को ऐसे नहीं कि छाती की लगा के रखेंगे और उनको संस्कार दे देंगे। मैं आप में संस्कार खुद नहीं है तो कम से कम उनको कुछ तो अध्ययन करने भेजिए। तो ये जो जमीनी स्तर के त्याग है ना, ये नहीं कर पाते छोटे छोटे लोग। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो था कि हमें मत सुधारो, हमारे बच्चों को सुधार दो। उसका टाइटल ये था कि अब हमें सुधारने की बात मत करिए, बच्चों को सुधारने की बात करिए। तो ये एटीट्यूड जो आपने कहा ना, विवेक, इस समाज का जो विवेकहीनता है वो बहुत बड़ा नुकसान अभी कर रही है कि बच्चों के छाती के लगा के रखना चाहते हैं, मोह जो है। इसमें अब ये भी मुझे जानना है कि जब आपने विरोध किया कॉपीराइट का, तो ये विरोध कैसा था? क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति ने मन बना लिया तो कर ही लेगा। आपके विरोध ने ऐसा क्या किया कि नहीं हुआ? हो गया है कि नहीं हुआ है? ट्रेडमार्क ले लिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लिया था, फिर उस उद्देश्य के लिए एक्चुअली 2019 में जब मैंने वीडियो बनाया तो उनको आकर ये कहना पड़ा वीडियो पर कि जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वीरेंद्र भाई के द्वारा, मैं वो काम नहीं करूँगा ट्रेडमार्क लेने के बाद। तो हमने कहा बस आपने एश्योरेंस दे दी, अब आप ले लो ट्रेडमार्क। क्योंकि अगर वो एश्योरेंस नहीं देते और चुपके से ले लेते तो वही काम करने वाले थे। तो उनको प्लानिंग फेल कर दी फिर हमने। अच्छा। तो इस प्रकार से ये हुआ कि उनका प्लानिंग फेल हो गया कि अब ट्रेडमार्क लेकर हमने जो भी लीगल नोटिस भेजने थे सबको जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि 50-50 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल है जो खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं ना विचार फैलाने की। हाँ, जब तक उसमें कुछ मिलावट वगैरह नहीं करे तब तक ठीक है, लेकिन क्या बुरा है? डिसेंट्रलाइज जिसका आइडिया राजीव भाई का था कि हर वस्तु को सेंट्रलाइज करने की क्या आवश्यकता है, तो विचार भी डिसेंट्रलाइज तरीके से चलने दीजिए, शायद तभी फैल पाया। सनातन धर्म ही डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें एक प्रश्न मेरा ये भी है कि राजीव दीक्षित जी की फॉलोइंग तो मैसिव रही है, तो उनके जाने के बाद अब जैसे क्या होता है कि कोई भी कल्ट है, अगर मैं कल्ट बोलूं, एक वेस्टर्न वर्ड है कि लोग ट्राई करते हैं। जैसे जद्दू कृष्णमूर्ति जी थे, उनके जाने के बाद लोगों ने ट्राई किया होगा, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लोग जब इतने मैसिव होते हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं,
इनके जाने के बाद या फिर इनके बाद जो दूसरा लगता है कि हमेशा बेंचमार्क सेट है ना एक, तो एक बेंचमार्क जब आप सेट करते हैं तो उसके बाद अगर आप उतने योग्य नहीं हैं तो योग्य दिखाना पड़ेगा अपने आप को, तो उसमें आप इधर उधर का कार्य करेंगे। राजीव दीक्षित जी बहुत योग्य थे, उनके बाद उनकी बहुत लोकप्रियता थी जी। तो हो सकता है कि उनके भाई में उतनी योग्यता ना हो जी, लेकिन बाबा रामदेव जी में तो है वो तो बात नहीं करते हैं। मैं तो मतलब या तो हो सकता है करते हो, आप बताइए। मैं पिछले 10 जब से जानता हूँ ऐसे राजीव दीक्षित जी के या उनका जो संस्था है या उनके जो कार्य हैं उसको बहुत बढ़ाया हो, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए क्या है कि इसके बाद मुझे बहुत कुछ झेलना है, मुझे पता है, ये बोलूँगा मैं बात, लेकिन क्या है कि उनके नाम से चिढ़ते हैं वो। अच्छा। हाँ, अगर यदि आप बहुत लोगों ने कई बार जो राजीव भाई के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थे, जब उन्होंने कई मीटिंग्स में पूछा तो भयंकर चिढ़ के साथ उत्तर मिला कि क्या पता था राजीव दीक्षित को के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। तो डायबिटीज़ का पेशेंट था, वो तो वीडियो भी हैं उनके कि वो तो डायबिटीज़ का मरीज़ था। तो साथ में क्यों आए थे? हैं? तो साथ में क्यों आए थे? उनको दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। राजीव भाई भी समझते होंगे इस बात को ज़रूर, क्योंकि उनके घर के बाहर पूरा लाव लश्कर लेके 2 दिन तक रहे राजीव भाई को मनाने के लिए सेवाग्राम में, बताते हैं प्रदीप दीक्षित। तो एक दूसरे की म्यूचुअल उसमें होगा कि चलो आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपके जैसे की ज़रूरत है, चलेंगे। लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई, पता लगी तो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको मैं मुट्ठी में रख सकूँ। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा कि जब वो व्याख्यान देते थे भारत स्वाभिमान पतंजलि में, तो उनके साथ रामदेव जी बैठे होते थे। तो बीच में रामदेव जी, क्योंकि राजीव भाई जिस तरह का व्याख्यान देते थे, एक फ्लो था उनका। अब उस फ्लो में कभी भी किसी भी व्याख्यान में जब तक रामदेव जी साथ में नहीं बैठते थे, किसी फ्लो में कभी कोई व्यवधान नहीं था कि बीच में कोई बोल पड़े, कुछ कभी नहीं होता था। लेकिन क्योंकि उनके प्रति उनके सम्मान के परम पूज्य स्वामी जी बोलते थे, तो वो बीच में बोल पड़ते थे। क्योंकि इतनी देर तक वो अपने आप को भी बहुत ज्ञानी वो मानते हैं, तो मैं इतनी देर तक चुप कैसे बैठा हूँ पब्लिक के सामने। तो वो बीच में कुछ ना कुछ अपनी बात जोड़ देते थे कि ये ऐसे ऐसे है। अब सम्मान के कारण राजीव भाई कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आप देखोगे तो शिष्टाचार ये है कि भाई एक ओजस्वी वाणी में कोई बात फ्लो में चल रही है तो आप शांत होकर सुनिए। आप ज्ञानी है, ये सबको पता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की चिढ़ थी, वो जो मानव प्रवृत्ति है, तो वो उसके कारण ऐसा बर्ताव होता था उनके साथ। उसी से वो थोड़े आहत भी थे यार। अच्छा जी जी जी। तो अभी आपकी संस्था का कोई नाम है? देखिए, संस्था कहें कि वो संस्था नहीं बनाई हमने, क्योंकि ये सब संस्थाओं के झगड़े जो हैं उनसे बचने के लिए विषय ये रहा कि जब हमने 7-8 साल तक व्याख्यान देते रहे हम लोग, तो व्याख्यान देने के बाद लोगों के अंदर जो एक बदलाव था वो था कि स्वास्थ्य आपने जो बताया वो मिलेगा कहाँ? भाई शुद्ध अब आपने कहा भाई चीनी बंद कर दो, आपने कहा नमक बंद कर दो, तो सेंधा नमक खाओ, ये सब कहाँ मिलेगा? तो हम कहते भाई देख लीजिए कहीं भी कुछ भी। तो अब धीरे धीरे हमको इसके लिए एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी 2018-19 के लगभग, कि जिसमें हम लोग शुद्ध उत्पादों को लोगों को देना शुरू किया। लेकिन फिर ये वही बात आ जाती है कि अंत में भाई आपको तो व्यापार करना था। हमने कहा हमने कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। राजीव भाई फिर कहते राजीव भाई ने तो कभी व्यापार नहीं किया। मैं कहते कि राजीव भाई व्यापारी थे ही नहीं, वो तो क्रांतिकारी व्यक्ति थे। लेकिन क्रांतिकारियों को भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अब कहीं आने जाने के लिए राजीव भाई कहेंगे मुझे आने जाने का किराया दे दो, इतना योग्य व्यक्ति जो है वो किसी से आने जाने का किराया नहीं मांगेगा। तो उनके साथ 15-20 कार्यकर्ता चलते थे, उनके घर चलाने होते थे। तो साहित्य, खादी बेचना, वो सब बिकता था राजीव भाई के व्याख्यान। आप सुनेंगे देखेंगे कि भाई खादी स्टॉल में लगी हुई है, आप लोग उदार मन से खरीदिए, बोलते थे वो, और करोड़ों की बिकती थी खूब, मतलब अद्भुत, मतलब इतना ज्यादा बिकता था कि उनका कार्यकर्ता तंग हो जाती कहाँ इतना इतना पैसा कैसे संभालें, इतना बिकता था। तो लेकिन व्यापार नहीं किया उन्होंने कहा भी घर तो चलने जरूरी है ना। तो वैसे ही हम लोगों को भी धीरे धीरे लगने लगा कि हम लोग अध्ययन वगैरह करना, जो समाज के लिए रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं या फिर और भी कुछ कर रहे हैं, उसके लिए घर की व्यवस्था होना ज़रूरी है। तो हमने फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमने शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने शुरू किए। क्या नाम है उसका? नाम है वीरेंद्र गोधली के नाम से हमने किया हुआ है उसको। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो। तो 2018 से हमने शुरू की थी वो। तो उसमें लिमिटेड कुछ शुद्ध उत्पाद देते हैं हम, बहुत बड़े स्केल पे करने के लिए हिसाब से नहीं। 60-70 परिवार हैं, उनको रोजगार देने के हिसाब से। ये उत्पाद आपके अपने बनाए हुए हैं? जी, हमारे मार्गदर्शन में बनते हैं, और कुछ जो है जैसे गुरुकुल में मेरी बेटी पढ़ती है जिसमें वो बनाते हैं अपने देखरेख में, तो वो हमने उसमें शुरू किया। तो ये एक छोटा सा बस उसके जीविका के लिए प्रकल्प है, बस जैसे हम निश्चिंत होकर बाकी काम कर सकें।
क्योंकि फिर ये आ जाता है कि उसके प्रचार के लिए आप वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा संकोची स्वभाव के हैं। ये भी आपने पूछ लिया तो मैंने कहा इस बारे में। लेकिन मूल रूप से क्या है कि हमारा जो हम शिविर लगाते हैं इसके तहत, अच्छा, जिसमें हम देश भर के परिवारों को बुलाते हैं, जिसमें परिवार आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो देखते हैं कि राजीव दीक्षित जी के नियमों को घर में लागू कराने के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं उनके घरों में कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए, उन झगड़ों को सॉल्व तब होता है जब देखते हैं कि मेरे पति जैसे या मेरी पत्नी जैसे तो और भी हैं जो इसे कर रहे हैं। तो आके बातचीत होती है, महिलाओं के साथ हम रखते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, तो समझ में आता है कि भाई ऐसा किया जा सकता है, या करना है तो कैसे करना है। तो वो ऋषिकेश वगैरह में हमारे गुरुदेव के आश्रम है, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम ऐसे करते हैं। तो मूल रूप से बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं कि जो वास्तव में जो इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रचार करने से भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन वो सीरियसनेस जिसके अंदर है वो नहीं आएंगे। तो और प्रदीप जी भी अभी संस्था चला रहे हैं कि छोड़ दिए? वो तो चला रहे हैं, वो उनका चलाता रहेगा। तो उनका कैसे धन उपार्जन चल रहा है? वो उनका एक सेंटर है जो राजीव भाई ने स्वानंद केंद्र खोला हुआ था। अच्छा, तो भावना के तहत जो 30 नवंबर को जो उनका देहांत और जन्म दिवस एक ही दिन पड़ता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा जी, तो 30 नवंबर को वहाँ पर एक स्वदेशी मेला आयोजित होता है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि चाहते वो तो शायद बहुत बड़ी टीम वहीं से खड़ी हो जाती है देश को बदलाव करने लायक, लेकिन पहला जो स्वदेशी मेला लगा था उसको स्वदेशी मेले का नाम दिया जाता है। तो 2011 में रामदेव जी भी आए थे और उन्होंने वचन दिया था कि मैं हर 30 नवंबर को सेवाग्राम में रहूंगा। उसके बाद वो हालांकि आए नहीं कभी भी वहाँ पर, तो भीड़ कम ही होती गई वहाँ साल दर साल। लेकिन क्योंकि उनके वो उस तरीके से लोगों को पकड़ नहीं पाए, लोगों से जिस तरह से भी उन्होंने बर्ताव हुआ या लोगों के साथ दान ले लिया, उसको कहीं और कर दिया, ठीक है, वो सब बातें फिर दूसरे। हमें देखिए, हम इस पॉडकास्ट का जो विषय है ना विशाल भाई, उस विषय को ये कि जो लोग आज के युवा हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि युवा राजीव भाई की नकल करना चाहते हैं। किसकी? जीवन की, बस कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुर्ता पजामा पहन लूँगा, मैं तो वो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को इस करने से बचाना है। वो क्या करते हैं, राजीव भाई का स्वदेशी चिकित्सा की सीढ़ी यदि आप सुनेंगे, आप उठते ही सोचेंगे मैं गौशाला खोल लेता हूँ। और कितनों ने खोली मेरे सामने, बहुत लोगों ने जोश में आ गए गौशाला खोलेंगे, और ज़्यादातर बंद हुई। क्यों? क्योंकि गौशाला खोलना, गाय को पालना हर किसी के वश में नहीं। चाहे आपके पास पैसा कितना ही हो, आप लेबर के भरोसे भी नहीं कर सकते। तो ये जो एकदम से जोश में उठ के चल देते हैं, तो उन सबको मैं, और कई लोग पढ़ाई छोड़ने में कहते हैं, अब राजीव भाई ने कहा है ये तो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति वाली पढ़ाई है, मैकॉले शिक्षा पद्धति है, मैं कहा नहीं। कितने यंगस्टर्स को मैंने कहा कि पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करो, जब तक गलत नहीं पता होगा आप सही नहीं कर सकते। आप ऐसे ही जो है अपनी शादी नहीं करेंगे। अरे गलत लोगों तो पैदा करते जा रहे हैं, लोग जिनमें विवेक नहीं है, भारत के लोग, वो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई हर कोई कर रहा है, उनमें विवेक नहीं। आप कम से कम जिनके अंदर जागृति आई है, आप तो कम से कम अपनी कॉपी पैदा करो कि कर ली, वो तो देश के लिए कुछ कर पाए। तो ये जिस तरह से राजीव भाई के जैसा बनना है, वो उनके विचारों की नकल करने के हिसाब से करना है कि वो जैसे वो सिद्धांतवादी, ईमानदार, ब्रह्मचारी जब तक था ब्रह्मचारी की तरह रहे और अध्ययन करते थे, स्वाध्याय छोड़ दिया लोगों ने आज, तो उसकी नकल नहीं करते। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इस पॉडकास्ट का जो हमारा उद्देश्य, उनके भाई के बारे में, ठीक है, हमने जितनी बात करनी थी हमने कर ली, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि मैं उनके साथ जितना रहा हूँ, उनके रग रग से मुझे पता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको मेरे बारे में पता है। विषय है कि आगे क्या करना है। तो युवाओं को बस ये कि जो राजीव भाई को सुनने के बाद अपने जीवन में जो दिशा देनी है, वो पहले ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, इनको लेकर आए। वो बिना उसके क्या कर रहे हैं, लोगों से बस भिड़ने में लगे हुए सभी सब। और मैं मानता हूँ हमारे साथ भी ऐसी स्थिति थी। तो वो जब तक अध्यात्म को इसके साथ जोड़कर सामाजिक कार्य को नहीं जोड़ेंगे, तो उनके जीवन में दिशा नहीं आ पाएगी। वो लड़ते ही रहेंगे, जो मैंने कहा ना, ज्ञान की उल्टी करना, ज्ञान को पाचन करने की क्षमता नहीं डेवलप कर रहे हैं वो। तो ये जो विषय, ये महत्वपूर्ण इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है मैं होना तो चाहिए। आप अभी भी व्याख्यान करते हैं? जी। आपकी टीम कितनी बड़ी है? टीम हमारे साथ लगभग 10-12 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन जब भी कोई कहीं बुलाता है तो हम कम से कम रिसोर्सेज में उनको, ऐसा नहीं कि व्याख्यान के लिए उनको ये कहते हैं बहुत खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब बिना माइक के जितने लोगों से बात हो जाए वो, प्लस यदि माइक लगा भी रहे हैं तो बहुत खर्चा नहीं करना, किसी मंदिर के प्रांगण में कर लिया, कहीं भी ऐसा कर लिया। तो इस तरह से व्याख्यान आयोजित होते हैं। तो बड़े भी हुए, तो NIT कुरुक्षेत्र में भी हुआ,
वहाँ के प्रोफेसर्स को सबको जो इस विषय पे बताने लगे, आपके हंसराज कॉलेज में हुआ, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, तो धीरे धीरे उनको जब उनको सहज भाषा में बताने लगे, क्योंकि एज ए ग्रुप वो क्या करते हैं कि आपको हुटिंग करके बॉयकॉट करने का उनका रहता है, क्योंकि ये हुआ था हमारे एक कॉलेज में, उनके प्रोफेसर ने कहा था कि ये सब लोग वॉकआउट कर जाते हैं तो आप बुरा मत मानना। तो हो क्या रहा है कि जो यंगस्टर्स जो पूरी भीड़ के एज ए भीड़ वॉकआउट करती है, लेकिन जब आप उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को उनकी भाषा में बात करते हैं उनसे, तो वो वर्कआउट नहीं करती है, वो कहते हैं ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो राजीव भाई ने इस कला को बहुत अच्छे से अपने व्याख्यानों में किया था, जब आप सुनते हैं तो वो लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग व्याख्यान आज के डेट में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनका जो राजीव भाई के जो विषय, एक विषय को पकड़ लो आप, क्योंकि राजीव भाई, हमने कहा ना कि इतने मैसिव वो एक व्यक्तित्व थे कि उनका हर विषय को पे जो पारंगतता थी वो हर किसी व्यक्ति, मुझ में भी नहीं आ सकती। हर व्यक्ति एक एक विषय को पकड़कर उसका पारंगतता करे और उसके बाद उस पर बोलना शुरू करे। और जिस विषय पे वो काम नहीं करता है, यदि गाय नहीं पालता है, ना बोले गाय के विषय में। खेती नहीं करता तो राजीव भाई को सुन के जैविक खेती व्याख्यान ना देने लग जाए। ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, कि उनको लगता है राजीव भाई का एक जैविक खेती व्याख्यान सुना, अरे हम तो खेती के एक्सपर्ट बन गए, कभी खेती का ख भी नहीं किया उन्होंने, कुछ फावड़ा नहीं चलाया कभी आज तक, तो वो व्याख्यान देने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर लोगों में उल्टा उस विषय का डायल्यूशन कर देते हैं, और ये पूरे 15 सालों में मैंने देखा है बहुत होते हुए। तो आपके अलावा भी बहुत लोग व्याख्यान करते होंगे? करते हैं। लेकिन उस समय जो ये कहते हैं कि शायद वो सब बातों से होके गुजरना की शुरुआत हमने की, राजीव भाई जाने के बाद एक प्रामाणिक रूप से काम करना, तो इस कारण थोड़ा एडवांटेज ये मिला कि लोगों में, जो आपने कहा विश्वास कैसे बना, यही कारण था। उस समय जब किसी ने हिम्मत नहीं की थी, पोलियो के सुई के ऊपर जब कोई बात नहीं करता 2013 में, तब मैंने उस समय व्याख्यान करता था, तो सब कहते थे आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो मैं कहा होने दीजिए ना, प्रमाण तो हमारे पास है, हम बताएंगे उनको। तो ये जो निर्भीकता के साथ काम किया, क्योंकि राजीव भाई ने सिखाई थी, तो उस कारण से लोगों में विश्वास ज़्यादा बना। तो बातें इस विषय पे तो कहने की बहुत है, फिर वो आपके इसमें वो शैडो बैन हो जाएगा, नहीं तो मैं वो नहीं, मुझे भी आज आपने जब बताया आकर के कुछ विषय हैं जिसको यूट्यूब या संस्थाएं शैडो बैन कर देती है, जी। तो मैं कुछ पुराने वीडियोस में याद कर रहा हूँ कि क्यों नहीं चली थी वो, और आज तक हम सोच रहे हैं कि इतने अच्छे विषय पर हमने इतनी अच्छी चर्चा की थी। ऑस्ट्रेलिया से आई थी जी, और उन्होंने बहुत अच्छा शोध किया है इस विषय पर। उनकी पुस्तक है शीतला। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तो देवी ही कहा जाता है। नाम क्या है उनका? मित्रा देसाई। अच्छा, चलिए मैं सुनूंगा जरूर। तो वो पॉडकास्ट इतना अच्छा था कि हम लोग तो थोड़ा प्रोफेशनली काम करते हैं, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये पॉडकास्ट की, क्योंकि अब पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट जाता है तो परफॉर्मेंस भी देखते हैं हम लोग। तो वो पॉडकास्ट करने के बाद ही टीम ने बोल दिया था कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छी व्यूवरशिप आएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो पॉडकास्ट हमारा एकदम उल्टा हो गया। ऐसा होता है वो। तो बहुत ढेर सारे विषयों पर जाने, और जैसे कि आपने बताया वीरेंद्र जी की, ठीक है, उनके जीवन में जो हुआ, जो कंट्रोवर्सीज हुई, अगर हम उसमें ही फंसे रह गए तो विचार रह जाएगा उनका। लेकिन मन में दर्शकों के रहता है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो उनके परिवार के साथ रहा हो, जो उनकी दिनचर्या को या उनके जीवन कार्यों को एकदम समीप से देखा है, तो उससे ये सब प्रश्न पूछे जाए। जी। पर अब मैं प्रभाव पे आना चाहता हूँ कि राजीव दीक्षित जी तो अब नहीं है जी। अब हमारे आपके जैसे जो देश प्रेमी लोग हैं, पूरा भारत है जी, तो उनसे कैसे लाभान्वित हो सकता है? आप उस जीवन को जीते आए हैं, जैसे आपने बताया कि आपके जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आपका जीवन भी वैसा ही बीत रहा होगा। तो हमने तो एक अभी ये कुकर हांडी बात कर ली, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या सीख सकता हूँ कि एक प्रातः काल से लेकर रात्रि में जब हम सोते हैं, उसके बीच में आपने अपने जीवन में क्या क्या चेंज किया राजीव दीक्षित जी से प्रभावित होकर? जी, देखिए, बड़ी ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब लगभग 1 अगस्त 2011 में जब उनकी स्वदेशी चिकित्सा की सीडी को सुनना शुरू किया, घर पर चलाया, तो आंसू भी आ रहे हैं और मन ही मन में जैसे कह सकते हैं कि एक भाव ऐसा आ रहा है कि ये जीवन कैसा जी रहे थे हम, जानवरों के जैसा जीवन। तो जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो 2 बातें थी। एक तो था कि भोजन रॉ मटेरियल है आपका बॉडी का, तीसरी कोई चीज़ आप शरीर में नहीं ग्रहण करते हो जिससे आपका शरीर बनता है, तो उस रॉ मटेरियल को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। आप फिर योग करते हैं, ये सब करते हैं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो सोने पे सुहागा है। लेकिन जब आप रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, उसका सोचो मैं सुबह 1 घंटा योग कर लूँगा तो चल जाएगा, तो रॉ मटेरियल ख़राब है। तो ये हमने समझ लिया कि रॉ मटेरियल सुधारना पड़ेगा। पिज़्ज़ा बर्गर खा के योग भी नहीं होगा, मन ही नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन दिखाने के लिए कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ। गिल्ट, देखिए
जिस जो थोड़ा बहुत जागरूक है उसको गिल्टी तो होता है कि मैंने खाया, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि जब मैकडोनल्ड के सामने से मैं निकलता था तो एक पर्टिकुलर एक महक होती है, देखा आपने, जब उसके सामने से निकलते हैं जो अट्रैक्ट करती है, तो बस वापस कदम चल के चलो एक खा ही लेते हैं महाराजा महक। ये था भाव हमारा 2011 से पहले तक। तो ये, लेकिन फिर गिल्टी होता था, क्यों खा लिया, सांस तो फूलने लगी है, 28-29 साल की एज में सांस फूलने लग जाए तो मन में अंदर पता है कि अंदर तो खोखले। ये एक आवरण, हम कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट वो दिखाते हैं कि हम सब अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से अपना खोखलापन पता होता है। वो खोखलापन एड्रेस आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो अब पता लगा कि राजीव भाई ने ये बताया भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, खूब खाओ, अच्छे से खाओ पियो, लेकिन पचाना सीखो उसको। तो सबसे अद्भुत जो नियम था वो था खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीने का। इसने काया पलट कर दिया। भोजन किया, भोजन के बाद 2-3 घूंट पानी पिया और 1.5 घंटे बाद पानी पिया, तो पाचन जो भोजन का होना है वो अच्छे से हो गया। और आपके वज़न कम करना, जैसे मेरा वज़न बहुत 97 था, तो यहाँ पर पीछे स्किन लटकी होती है, जैसे थोड़े मोटे जो लोग होते हैं ना उनके पीछे स्किन होती है, तो 3 महीने में गायब हो गई वो। कोई योग नहीं किया, कुछ नहीं किया, 3 महीने में गायब हो गई। तो ये अच्छा लगने लगा बहुत। और घर में कुकर में भोजन बनता था, तो कुकर में भोजन बना, तो जब हांडी लेने पहुंच गए, हमारे पास में कुम्हार कॉलोनी थी, वहाँ गए तो हांडी लेके आए घर में, तो सबसे पहले जो सबके घरों में होता है, जो मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई अलग से आसमान से उतर के आए, लेकिन हमारे घर में विरोध हुआ। पत्नी ने कहा इसमें खाना कैसे बनेगा, माँ ने कहा इसमें खाना कैसे बनेगा, हम तो नहीं बनाएंगे। तो हमने फिर कहा कि केवल करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होने वाली। मार पिटाई वाला माहौल बना दिए आप घर में। हाँ, तो आपने, मैं कहा तो आप कम से कम एक दिन बना के तो देखिए। राजीव भाई ने कहा है कि टेस्टी बनता है, हाँ गांव में बनती थी, अच्छी लगती थी, ये सब पता है उनको, गांव में मोटे आदमी भी नहीं दिखते हाँ थे। तो मैंने कहा कि आप बना के देखिए, ये कहते हैं नहीं बनेंगे। तो एक दिन खाना छोड़ना पड़ा कि भाई जब तक नहीं बनेगा तब तक तो हम खाएंगे नहीं। मतलब प्रेम वाला सत्याग्रह है वो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला। तो उन्होंने कहा अरे एक बार बना दो इनके लिए, देखा क्या जाता है। जब बनाया तो उनको खुद हमसे ज़्यादा टेस्टी लग गया, अरे तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, हम तो दाल खाते नहीं थे। तो सब दाल खाने लगे। तो फिर उसके बाद से 2011 के बाद आज का दिन है, कभी इमरजेंसी में भी कुकर इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे घर। ये बड़ी उपलब्धि रही मेरी पत्नी को, जब ये समझ में आ गया और जब उनको मेरा हेल्थ ठीक होता दिखने लगा। क्योंकि पहले यदि मैं 2 किलोमीटर चल लूँ और शाम को आके पैर दबाने, पैर में जलन होना, पैर में दर्द होना, बहुत पूरे दिन भर फिर लेटे रहना, ऐसा हाल हो गया था। तो जब उनको देखने लगा कि अब तो ये इनमें एनर्जी आ गई है, खूब अच्छे स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो उनको समझ में आने लगा कि खाने से ही हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ये मेरा कर्तव्य है, बनाती हूँ। तो आज तक कभी भी इमरजेंसी में भी कुकर नहीं इस्तेमाल हुआ कि मेरे पीछे से हो गया हो कि नहीं है तो चलो बना ले, नहीं हुआ। ये बड़ी मेरी, नहीं लोग बोलेंगे गैस बहुत खर्चा हो रही है। नहीं लेकिन आपका जो है ये हमने देखा है 4-5 दिन से फालतू फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ये हमने, हाँ, जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो अमूल्य है, उस गैस की कीमत कुछ नहीं है उसके सामने। जो डॉक्टरों के पास जो जाने का पैसा बच रहा है, जो दवाइयाँ आप खा रहे हो जैसे किडनी लिवर सब डैमेज हो रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम भी ऐसे ही थे कि बुखार हुआ, डॉक्टर को बोलते कि हैवी डोज दे दो कि कल ऑफिस दोबारा चला जाऊँ, होता था ये। तो हम लोगों की किडनी लिवर पे फर्क पड़ गया था, अब नहीं है, 15 वर्षों से एक गोली भी नहीं खाई है। तो ये बड़ी एक बात है जो हमें लगता है। और जो दूसरी एक और बात है वो बच्चों की। जब राजीव भाई ने 7th नंबर का लेक्चर है वो, उसमें बच्चों के बारे में जो बात की, तो जो उन्होंने ये बात कही कि कफ की जो विकृति है बच्चों में, वो आजकल उनमें आपराधिक प्रवृत्ति, उनके झगड़ा, उनके चिड़चिड़ापन, अवज्ञा करना, ये सब जो बढ़ा रहा है, इसका रिलेशन भोजन से है। ये कनेक्ट मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि होगा। जब उन्होंने इस कनेक्शन को समझाया कि आपका बच्चा यदि मैदा ज़्यादा खा रहा है, नींद पूरी नहीं कर रहा है, उसके भोजन ऐसा है जिससे कफ में विकृति आ रही है, कफ बैलेंस नहीं हो रहा है बॉडी का, तो आपका बच्चा जो है वो कभी भी आज्ञाकारी वो सब बन ही नहीं सकता, उदंडी बनेगा ही बनेगा। बड़े होकर उसको किसी को मार कर उसको खून देखकर उसको तसल्ली मिलेगी, ये बिगड़े हुए कफ की स्थिति है। तो जब ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मेरे जो चिंतन मैं उस पर करने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसकी सबसे बड़ी जड़ है और ये आज तक किसी ने नहीं समझाई थी। तो बस उस पर हमने फिर काम करना शुरू कर दिया और देखा कि हमारा भी कफ इसी वजह से बिगड़ा हुआ था कि हम लोग वही खाते थे जिससे कफ में विकृति आए। तो जैसे जैसे वो ठीक करते गए तो हमारे भी जो नज़ला लगा रहता था हमेशा, बाल 29 की एज में पीछे सफ़ेद हो गए थे, वो फिर दोबारा से काले होने शुरू हो गए। तो ये प्रभाव होना शुरू हुआ।
और जो त्रिफला का एक उन्होंने बताया, वो 40 की एज के बाद अब हम 12 वर्ष का त्रिफला का एक त्रिफला कल्प होता है। कई लोगों को हमने बोला है कि अगर 40 वर्ष की आयु हो गई है तो त्रिफला लेना शुरू करो, उसका एक नियम है पूरा, और उसमें आप 12 वर्ष तक लेंगे तो आपके 12 वर्ष की जो प्रभाव है शरीर पे वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी बहुत अद्भुत त्रिफला जो है राजीव भाई ने बताया जिस विषय पे, वो भी बहुत अच्छा काम किया। अभी आप 2 टाइम खाते हैं? 2 टाइम। अब जैसे आप अभी आपने मुझे ऑफर किया तो मैंने नहीं खाया, क्यों? क्योंकि मैं सुबह 10-11 बजे के करीब हमारा जो लंच है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हम। अच्छा। और लंच है, उसके बाद शाम को 5-6 बजे करीब डिनर होगा हमारा। फिर बीच में अगर कुछ भी खाएंगे तो फिर वो जो पाचन क्रिया चल रही है वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो फिर आपका जो है नुकसान करेगा आपको। कभी इमरजेंसी में हुआ 5-6 महीने में तो चल जाता है, नहीं अदरवाइज रेगुलर नियम नहीं है हमारा ऐसा कि कभी बीच में खा लिया। फिर अगले दिन 10-11 बजे के करीब खाना, बस ऐसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, वो ऑटोमेटिक है, वो हमारे यहाँ थी ही ऐसा। तो ये बहुत एक अच्छा प्रभाव। तो उससे आप आज देखिए 75-77 kg के बीच में ही वेट रहता है, और लगभग 15 वर्षों से ऐसे ही है। और जो मेरे मित्र हैं वो सब, जो मुझे 2011 में देखा था, अब देखते हैं तो कहते कि अब पहले से ज़्यादा जो है शरीर में प्रभाव नज़र आता है, और ये कई लोगों के साथ हुआ जिन्होंने ये किया। नहीं, हम देख भी पा रहे हैं आपके चेहरे पे जो कांति है, विचारों में जो एक क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी। शाकाहार मांसाहार पे तो बोले ही होंगे। बोले तो उन्होंने शाकाहार पे बात की है कि बोला है कि मांसाहार कर सकते हैं? नहीं, बोला नहीं उन्होंने कभी भी। अच्छा, कभी नहीं बोला। तो शाकाहार पे बात की तो वैसे ब्राह्मण थे। तो शाकाहार पे भी क्या वो वीगन तक गए जैसे आज लोग जा रहे हैं? नहीं, उस समय वीगन का इतना चलन नहीं था, तो पहले तो उस समय तो शाकाहार पे ही उन्होंने बात की। लेकिन उस पे हमने काफ़ी जो है जो कुतर्क लोग दिया करते हैं कि जिसमें बहुत बहाने लगा कर कि भाई, जैसे मेरे नेपाल में काठमांडू में हुआ तो वहाँ तो मुझे बुलाया गया कि आप राजीव दीक्षित के विचारों को फैलाने आइए, और उससे 1 हफ्ता पहले मुझे फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि आप वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे। हमने कहा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो मुझे जिस विषय पे बुला रहे हैं वो तो यही कहते नहीं, वो ऐसा है कि यहाँ पर पहले कई लोग आए हैं तो उन्होंने आके यहाँ मांसाहार खाया किया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ पर 150 तरह का तो मीट मिलता है, अलग अलग वैरायटी का, तो कहते टेस्ट कर लेंगे। तो मैं कहा नहीं, मैं तो जिस घर में जाऊँगा उनको बोल देना अगर वो नॉनवेज खाते होंगे तो जब तक मैं रहूँ प्लीज़ ना खाएं, तब तक मैं कोई घर में फिर भोजन नहीं करूँगा मैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं मांसाहारी था 2008 तक। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ मूल, पिताजी आर्मी में थे, तो हम लोग कब बचपन से मांसाहार किया, और इतना ज़्यादा थे कि पूरन सिंह का ढाबा हुआ करता है अम्बाला में, मैं अकेला बाइक पे खाने के लिए वहाँ पे मटन करी जाता, इतना मतलब जिससे हार्डकोर फैन हुआ करते थे। आज अंडा भी नहीं छूते। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है यहाँ पर है, वहाँ पे प्रोग्राम कोई भी होता है तो उनके रेस्टोरेंट में जो है नॉनवेज भी बनता है, तो मैं कभी नहीं खाता वहाँ पर। तो इस लेवल तक हमने अपने जीवन में बदलाव किया। इसके साथ साथ अगर राजीव दीक्षित जी को, जैसे आपने बताया कि लोग सुनने के लिए वीडियो सीरीज होंगी या आपके व्याख्यान होंगे जी, कुछ पुस्तकें भी हैं क्या कि युवा पढ़ सकते हैं? देखिए, राजीव भाई ने कोई पुस्तक नहीं लिखी है, क्योंकि और उन्होंने कहा कि हमने पुस्तक लिखी है, वास्तव में टीम का कंपाइलेशन था। जो अष्टांग हृदयम जो बुक है, जिससे उन्होंने बात की थी, तो अष्टांग हृदयम को कंपाइल करके उसमें कुछ जो हमारे मतलब की जो सूत्र थे उसमें, उसको कंपाइल करके डाल दिया गया था। उसका थोड़ा हिंदी में जो ट्रांसलेशन है जिस बुक से, बस वो बुक इस तरह से छापी गई थी। बाकी उनकी टीम में बड़े बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो लिखी, जो राजीव भाई उसको वेरीफाई करके देख कर कि भाई हाँ ये ठीक है, तो उनके नाम, क्यों उनका नाम चलता था तो उनके नाम से वो कर दी जाती थी। राजीव भाई ने खुद बैठकर कभी कोई किताब लिखने का समय लगा ही नहीं उनको कभी। तो ये भी मैं एक भ्रम लोगों का दूर कर देता हूँ कि उन्होंने कभी किताब लिखी नहीं। हाँ, उनकी संस्था के द्वारा जारी होती थी जिसमें उनका वो मतलब ठप्पा, और प्लस उनको पढ़ते थे वो पूरा कि हाँ ये जानी चाहिए, ऐसा है। अगर आज आपका राजीव दीक्षित जी के साथ पॉडकास्ट हो जाए, क्या क्या बातें करेंगे? मिलने को अगर आपको मिले? कहीं ना कहीं मैं ये बड़ी एक मतलब अजीब सी बात बोलूँगा कि मैं कहीं कहीं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा हो गया राजीव भाई से नहीं मिला मैं। अच्छा। क्योंकि कारण ये है कि अभी राजीव भाई होते तो जो उनका भी बहुत कैरेक्टर एसोसिएशन कर चुके होते हैं आज की जो सोशल मीडिया है, ये मैं मानता हूँ। उनके विचारों को, मुझे लगता है कि एक फिल्म है डार्क नाइट में, उसमें बोलते हैं कि you live, either you die a hero, you live long enough to see yourself become a villain। तो आज का जो पूरा सोशल मीडिया है उनको विलन बना देता कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार की बातें करते थे वो इन लोगों के गले नहीं उतरती। तो मैं अपना काम किया, चले गए। हम जैसे लोगों को मौका दिया उन्होंने कि मैंने जितना काम, जैसे शंकराचार्य जी थे, ये सब बड़े कम उम्र आयु में चले गए, तो जो कार्य करना था ईश्वरीय कार्य करने आगे चले गए। हम जैसे लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने इतना काम कर दिया, उसके बावजूद भी अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो बेचारा मैं 100 साल की उम्र
जीता तब भी तुम लोग कुछ नहीं करते। तुम मेरे ही भरोसे रहते कि जो राजीव भाई करेंगे वही हम करेंगे। और जितने लोगों ने मैसिव काम किया जो आप सोच नहीं सकते, 30 की एज तक, चाहे विवेकानंद जी हो, आदि शंकराचार्य जी हो, राजीव दीक्षित जी, बिल्कुल बड़ी कम उम्र में चले गए। और हम अगर उनका पढ़ने बैठे तो इतना काम है, हमें नहीं समझ में आता कि इतना समय कैसे था। देखिए, एक राजीव भाई के पास जो एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, जो आप नोट, कुम्हारों की जो रोजगार है, ऐसे कई स्वदेशी रोजगार, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव वो कुम्हारों के रोजगार पर पड़ा। कुम्हारों को 2011 के बाद जब वो सीडी वितरित होनी शुरू हुई लाखों की संख्या में, 10-10 रुपए में वो सीडी बढ़ती थी, केवल 10 रुपए में, उसमें लाखों लोगों की गाड़ियों में वो सीडी बजती रहती थी, चलती रहती थी रिपीट मोड पर। तो सबसे वजह से मैंने 11 दिन बाद हांडी ढूंढी, ऐसे ही लोग हांडी और तवे ढूंढने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने धीरूभाई अंबानी के घर का उदाहरण दिया उस सीडी में कि उनके घर पे मिट्टी के तवे पे रोटी बनती थी, क्योंकि उनके घर पे भोजन किया है राजीव भाई ने। तो वो बताते थे, तो अब लोगों के बीच में होड़ लग गई। तो ये आज आप देखोगे करोड़ों करोड़ों के कारोबार बन गए कई कुम्हारों के। आप गुड़गांव में एक राजेंद्र कुम्हार है, 2012 में कोई नहीं पूछता था उसको, वो चंद्रशेखर जी ने अपने जो उनका एक भारत यात्रा केंद्र करके उनका वो है, एक संस्था है जिसकी ज़मीन है वहाँ भोंडसी में, गुड़गांव में, वहाँ पे एक ज़मीन दे दी उसको। आज की डेट में उसके बच्चे करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। दोनों बच्चे आईटी में कुछ कर लिया उन्होंने, और ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, आज उनको करोड़ों का कारोबार है केवल ये मिट्टी के बर्तनों का। तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी कुम्हार कॉलोनी है उत्तम नगर में, वो कुम्हार कहते हैं कि पता नहीं 2011-12 के बाद से क्या हुआ कि जो हमारे तवे जो हैं, साल में 200, 300, 500 तवे बिकते थे, अब एक महीने में 10-10 हज़ार तवे बिक रहे हैं। क्या हो गया पता नहीं। मैं कहा राजीव दीक्षित हो गए आपको खुद नहीं पता चला। लोग ढूंढते, कहते कहाँ से इतनी भीड़ आ गई हमारे पास। तो ये प्रभाव है राजीव भाई की वाणी का। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण। गायों की डिमांड, गायों के विषय में जागृति, घी के इतने सारे लोग जो आजकल बिलोना घी बनाने लगे हुए हैं, ये सब राजीव भाई का प्रभाव। खादी का जो है बात करते हैं, स्वदेशी की जो बात करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन हमारे देश की सरकार भी यदि इस बारे में बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सुनकर वाया वो राजीव दीक्षित की बात सुन के कर रहे हैं। तो ये सब बदलाव करने की वजह से आज जो है कहीं ना कहीं योग देखिए हम बहुत फैला है पहले से, लेकिन बीमारियां क्यों ज़्यादा फैल रही हैं उसके बावजूद। एम्स, अब पहले एक एम्स हुआ करता था, अब इतने एम्स क्यों हो गए? क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं केवल योग तब फलीभूत होगा जब आपके जीवन में गाय या पंचगव्य जो होते हैं वो आपके जीवन में रहे। क्योंकि मैं कई योग यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर जब हुए तो उनके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कि तुम योग की शिक्षा ले रहे हो, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो योग में, तुमको बीमारी कैसे होगी? तो पता लगता है वो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में गाय का घी मिलता नहीं उनको। तो ये लिखे कि जब तक आपके जीवन में गव्य आपके भोजन में नहीं है, पांचों जो गाय का दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, तब तक आपका योग भी फलीभूत नहीं होने वाला, ढंग से नुकसान ही करेगा आपको। तो ये राजीव भाई का जो प्रभाव हुआ कि उन्होंने घी से दोस्ती भी हमारी करवा दी कि घी जीवन में होना चाहिए गाय का। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक रहा। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी। बहुत हमने बातें की हैं, किस तरह से जर्नी रही राजीव जी की, किस तरह से वो ख्याति को प्राप्त हुई, उनका जो एक मेंटल क्लैरिटी थी, एक जो कम्युनिकेशन स्किल थी कि ऑडियंस जैसी उस तरह से बात करना, फिर जो उनका हमको छोड़ के जाना हुआ, उसके बाद किस तरह से उनका कार्य आगे बढ़ा है, आपका क्या योगदान रहा है और किस तरह से आप अभी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजीव दीक्षित जी को वही है कि कंट्रोवर्सीज के लिए तो वो रहेंगे ही, याद में वो हमेशा रहेंगे इंटरनेट पर, लेकिन लोग यदि उनके जो विचार हैं या जो उनकी जो उन्होंने रिसर्च किया और लोगों तक पहुंचाया है, यदि उसको जीवन में उतारेंगे, और मुझे तो सिंपल सा ये लगता है, आप कुछ दिन करिए, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, वो खुद ही मोटिवेट करेगा। राजीव जी को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं ये हमारे सनातन सिद्धांत हैं जी। सनातन सिद्धांतों तक ले कर गए राजीव जी। तो ये सिद्धांत आप पर जब कार्य करेंगे, हमारी टीम में बहुत से लोग, पहले ही बहुत वेट था, मेरा खुद वेट हो गया था जब मैं जॉब छोड़ के आया, तो मैं खुद अराउंड 80 kgs का था, आज अराउंड 68। तो आपको करना वही पड़ेगा जो सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करके 68, हो सकता है आप बीमार पड़ जाए 68 की हो जाए, लेकिन फिर वो वेट बढ़ जाएगा। करना वही पड़ेगा। आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, आपको पोर्शंस में खाना पड़ेगा, आपको ये, मैं तो खैर नॉनवेज कभी नहीं खाया हूँ तो नॉनवेज वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि आपको सैलेड खाना पड़ेगा,
आपको देसी घी खाना पड़ेगा, बिल्कुल हेल्दी फैट्स लेने पड़ेंगे, तो वो सनातन सिद्धांत में आप आएंगे। और मैंने ये भी देखा है, जब आप इस तरह की दिनचर्या में आते हैं तो आपका क्रोध कम होता है, लोभ कम होता है, अपने आप कर्मयोग की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं, आपका मन शांत रहता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है जब राजीव जी जैसे लोगों को हम सुनते हैं और हमारे सिद्धांतों हमारे बीच लाते हैं। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी जो योगदान दे सकता हूँ यदि किसी प्रकार से और उससे लाभान्वित हो सकता हूँ या मेरी टीम हो सकती है तो उस पर भी हम कार्य करेंगे। अवश्य। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। नमस्ते।